हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक विकास तथा अभावग्रस्त समूहों का सशक्तिकरण। देखिए, जो अभावग्रस्त समूह हैं उनका सशक्तिकरण करने का जो है हमारा चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी के अंतर्गत हमारा जो पॉइंट आया है सामाजिक आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ, यानी सामाजिक आर्थिक विकास का अर्थ होता क्या है। सामाजिक आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, इस बहुत बड़ा प्रश्न है और इस अवधारणा को समझने के लिए पहले हमें विकास को परिभाषित करना होगा कि आखिर विकास होता क्या है। प्राय एक राज्य में जो सुधार व सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं उन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। लेकिन विकास की अवधारणाओं को विभिन्न संदर्भों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जीव विज्ञान, प्रौद्योगिक, भाषा, साहित्य में अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया जाता है। सामाजिक आर्थिक संदर्भ में विकास से जो है अभिप्राय बेहतर शिक्षा और आय वृद्धि, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में सुधार से है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सामाजिक आर्थिक विकास का मतलब ही यही होता है कि सामाजिक, राजनीति, जीव विज्ञान, पृथ्वी, भाषा, साहित्य के अलग अलग तरीक़ों के अंतर्गत जो है बेहतर शिक्षा, आय वृद्धि, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में सुधार करने का प्रावधान किया गया है। और ये संस्कृति और पर्यायवाची कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्रियाओं में से जो है सम्मिलित किया गया है। इसे सामाजिक विकास देखा जाए तो वह प्रक्रिया है जो सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन एवं बदलाव कर समाज की अपने आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में सुधार करती है। यानी सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जो समाज संस्थाओं में परिवर्तन और बदलाव की जरूरत पड़ती है और इसका संबंध समाज निर्माण में गुणात्मक परिवर्तन लोगों को प्रगतिशील दृष्टिकोण और व्यवहार प्रभावित जो है अपनाने के लिए हमें मजबूर करती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन और लोगों के प्रगतिशील दृष्टिकोण को जो रिप्रेजेंट करती है। अंततः प्रौद्योगिकी को अपनाने से, जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्रों भी देख सकते हैं कि पर्यावरण, जीवन शैली और प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाया गया है। जैसे चित्र में आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों को जो है प्रोग्रेस करने के लिए जो दिखाया गया है कि हमारा देश किस प्रकार जो है प्रगति के राह पे चल सकता है और उसमें पेड़ पौधों को भी दर्शाया गया है। कहते हैं इंसान को तो आगे बढ़ना चाहिए लेकिन कुदरत को जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक विकास। देखिए, किसी देश या क्षेत्र में रह रहे लोगों के हित में आर्थिक संपत्ति के संवर्धन की विकास कहा जाता है। यानी देखा जाए तो आर्थिक संपत्ति को हम संवर्धन को आर्थिक विकास कहते हैं और आर्थिक वृद्धि को प्रायः आर्थिक विकास के स्तर का संकेत तक माना जाता है। और आर्थिक वृद्धि का संबंध जो है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय में प्रगति से भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक वृद्धि का संबंध जो है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय से भी प्रगति से है। और दूसरी तरफ दीर्घकालिक आर्थिक विकास से अभिप्राय है एक राष्ट्र द्वारा अपने लोगों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों को पूरा करना। तो ये कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है और इस बात को दर्शाने के लिए तो देखिए हमारा सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है, यानी जीडीपी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय, ये दोनों का अर्थ जीडीपी ही होता है और राष्ट्रीय आय देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने के कारक है। यानी राष्ट्रीय आय और देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन को मापने का एक तरीका है और यह दिए गए वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर एक विशेष अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल मूल्य होती है। तो उसे हम घरेलू सकल उत्पाद कहते हैं, जिसको कैलकुलेशन करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसे एक लेखा वर्ष के अंतर्गत हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी एक वर्ष हमें इसमें लेना पड़ता है। उसके पश्चात होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक देश के लोगों का श्रम, पूंजी, निवेश सहित प्राय आय है और यह दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र श्रम, लाभ, ब्याज, किराए और पेंशन भुगतान को सभी आय का कुल मूल्य लिया जाता है। ये भी राष्ट्रीय आय भी एक वर्ष के अंतराल के अंतर्गत कैलकुलेशन होती है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय। कहते हैं कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है
अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय और कुल जनसंख्या, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है करप्ट है और धन को छुपा रखा है और वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है सरकार के अकॉर्डिंगली, तो जनरल सी बात है प्रति व्यक्ति आय जो होगा बहुत ही कम जाएगा। और आपको पता है भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, 64 रुपये के आसपास है, जो कि काफ़ी दुखदायक परिस्थिति को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। कारण क्या है कि सारे पैसे जो है छुपे हुए हैं, बड़े बड़े जगहों पर रखे गए हैं, तो इसलिए जो है ये भारत के आय के रूप में रिप्रेजेंट करना संभव नहीं है। और भारत के प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। ये मत समझिए कि भारत में पैसों की कमी है, भारत में पैसे में बहुत है, लेकिन ये पैसे जो है किसी एक जगह ही सिमट के रह गई है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत ही निचले स्तर पर है भारत में। और यह आय है जो वार्षिक राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से सबके बीच विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति इसमें सम्मिलित होता है, जिसको इस आय के अंतर्गत आता है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टर्म था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक आर्थिक विकास। देखिए, सामाजिक आर्थिक विकास भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रकार विभिन्न आयामों में सुधार की प्रक्रिया भी सम्मिलित है और यह देश में मानव जीवन के सभी पहलुओं को काफ़ी प्रभावित करती है। यानी देखा जाए तो यह देश के मानव जीवन के सभी पहलुओं को काफ़ी प्रभावित करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सामाजिक आर्थिक विकास की अवधारणा विकास के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है? शायद हाँ भी और शायद न भी। और इसके प्रमुख संकेत जो हो सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आर्थिक कल्याण के एक विशिष्ट उपाय है, लेकिन यह अवकाश के समय पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय एवं लैंगिक जो है समानता जैसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं देता है। यानी देखा जाए सकल घरेलू उत्पाद जो है पर्यावरण की गुणवत्ता हो, स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय हो, लैंगिक समानता हो, इन सब बातों से जो परे हैं, यानी इन बातों पर वो ध्यान बिल्कुल ही नहीं दे पा रहे हैं। यानी जब हम एक कैलकुलेशन करते हैं तो इन चीज़ों को हम सम्मिलित नहीं करते हैं, चाहे जो मर्जी हो। एक अन्य संकेत प्रति व्यक्ति आय भी लोगों के बीच आय की समानता का संकेत नहीं है, क्योंकि इन संकेतों में ये सुनिश्चित नहीं होता है कि विकास का लाभ सामान्य रूप से वितरित हो रहा है और विशेष रूप से समाज के वंचित तक पहुंच रहा है या नहीं। तो देखा जाए, मैं जैसे पहले ही कह चुका हूं कि अगर धन जो है करप्ट के रूप में है, करप्शन में है, यानी आप छुपा रखे हो घरों में, तो जनरल सी बात है उस पैसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा और ये प्रति व्यक्ति आय नहीं बन पाएगी। तो इन सब कारणों से भी भारत जो है पिछड़ा हुआ काफ़ी लग रहा है और कहते हैं भारत कब विकास करेगा इसका निर्णय लेना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ये करप्शन रहेगी हमारे समाज में तब तक जो है समाज के कारण भारत विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि जनरल सी बात है प्रति व्यक्ति आय जो है 60 रुपया से भी कम हो तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति को जो है पैदा करती है और ये तब आगे बढ़ सकती है जब भारत से करप्शन जो है दूर किया जा सके। और यही कारण है कि मानव विकास की एक अन्य अवधारणा का प्रयोग किया जा रहा है और यह देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आनंद, अवसर और स्वतंत्रता के लाभ पर काफ़ी जोर देगा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मानव विकास, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मानव विकास। जैसे हमने देखा है कि जब हम केवल आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल आय पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि आर्थिक विकास का मतलब ही होता है आय, और आय जो आप अर्न करते हो। एक लंबे समय के लिए विकास के बारे में सामान्यतः धारणा धन या जो है आर्थिक संपत्ति का संचालन भी करना होता है कि आप धन और आर्थिक संपत्ति का जो है संचालन किस प्रकार करते हैं। लेकिन मानव विकास का अर्थ है लोगों को पसंद का उनके हितों में फैलाव या विस्तार, कि आप उसका जो है उनके हितों में कैसे इसका विस्तार और फैलाव कर रहे हो। और ये मानव जीवन के लगभग सभी पहलुओं और लोगों के पसंद या विकल्पों को शामिल करता है, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक, जैविक और मानसिक और भावनात्मक। ये सारे के सारे वो पहलू हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक और जैविक और सामाजिक और भावनात्मक। आय विकास के कई घटकों में से केवल एक घटक है और मानव विकास लोगों को विकास के केंद्र में रखता है तथा मानता है कि मानव विकास का अर्थ लोगों के लिए विकल्प का विस्तार करना है और यह आर्थिक विकास की गुणवत्ता और इसके सामान्य वितरण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर काफ़ी जोर देता है। तो मानव विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो आर्थिक से संबंध हो, सामाजिक, राजनीतिक, संस्कृति या शैक्षिक, भौतिक या जैविक या मानसिक और भावनात्मक, सभी के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है।
अब आप समझ सकते हैं कि एक देश का सामाजिक आर्थिक विकास का मॉडल मानव विकास के ढांचे के अनुरूप तैयार किया जाता है कि जैसा मानव आर्थिक होता है, विकास होता है, उसी तरह से जो है इसके ढांचे भी तैयार करना जरूरी होता है। और ये विकास के सही ढंग से समझने में सहायता भी करता है। HDI का वास्तविक उपयोग देश के विकास स्तर को ही मापना होता है। यानी HDI का जो मेन पर्पस होता है देश के विकास को ही मापने का होता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 3 आधार संकेतों और उनके आयामों के साथ संयुक्त रूप से दिखाई पड़ता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलिए इसी बात को जो है टेबल पे भी देखें कि मानव विकास सूचकांक संकेतक अब आयाम किस प्रकार जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर आप भली भांति देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचकांक दर्शाया गया और परिणाम दिखाया गया है। कहते हैं एक लंबा और स्वस्थ जीवन, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याय जन स्वास्थ्य और दृढ़ आयु के लिए एक सूचकांक के रूप में दिखाया जा सकता है परिणाम। ज्ञान और शिक्षा के रूप में देखें तो प्रौढ़ स्तर पर जो है प्राथमिक माध्यमिक तृतीय स्तर पर जो है सकल नामांकन अनुपात, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जीवन का उपयुक्त स्तर जो होगा सकल घरेलू उत्पाद, GDP, प्रति व्यक्ति आय, खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर में, जो है शक्ति समाप्त जो है PP खरीद पर प्रति व्यक्ति, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सारे के सारे जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर के आगे जो है प्रति व्यक्ति आय या खरीद जो है होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। 1990 के दशक में प्रकाशित प्रत्येक मानव विकास रिपोर्ट में भारत को हमेशा निचले श्रेणी में ही रखा गया और भारत आज भी उसी श्रेणी को जो है फॉलो कर रहा है। कारण क्या है कि भारत बेशक आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस भारत का जो है HDI जो है अभी तक विकसित नहीं हुआ है। और रिपोर्ट में शामिल 170 देशों में भारत को जो है वर्ष 2007 से 8 में 128 स्थान रखा गया। अब देखिए 128 स्थान होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत अभी भी विकास के राह पे जो है 100 किलोमीटर दूर नजर आता है। भारत की सरकार ने कि में राज्यवार मानव विकास सूचकांक विकसित करने का प्रयास किया गया है, जो कि यहाँ चित्र में भी दर्शाया जा सकता है। और हम मैप को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैप में भारत की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं मैप और उसे समझने की कोशिश करें कि भारत में जो है HDI का क्या स्थिति भारत में, यानी मानव विकास सूचकांक का भारत में किस दशा में प्रेजेंट है। अब इस मैप में आप साफ तौर पे देख सकते हो कि भारत का जो है मानव विकास सूचकांक किस राज्य में किस अवस्था में है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो लोअर अवस्था में, जहाँ पर 0.472 से भी बिलो है, पूरे भारत में नज़र आ रहा है। तो भारत कैसे डेवलपमेंट बन सकता है, संभव ही नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हो कि 5 से अधिक सिर्फ कुछ ही राज्यों में, महाराष्ट्र, पंजाब के साइड और दिल्ली भी इंक्लूड है, हरियाणा भी इसी में इंक्लूड है, बट केरल भी इसमें नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ही राज्यों में हाई होने से क्या होने वाला है। और देखा जाए 4 से अधिक जो है 0.4 से जो कुछ ही राज्य में, जैसे गुजरात दिख रहा होगा आपको, कलकत्ता कुछ राज्य है, लेकिन जहाँ पर निम्न स्तर हैं उन राज्यों का क्या भारत ऐसे में आगे बढ़ पाएगा जैसा मानचित्र में यहाँ नज़र आ रहा है? संभवतः ही नहीं है, बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद किया जाता है कि क्या पता देश आगे बढ़ेगी और भारत जो है आगे मानव विकास सूचकांक में आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक अच्छे नंबर पे है, यहाँ पर कहते हैं 6 को अच्छा माना गया है, लेकिन भारत तो 0 से 500 के बीच में हाई और कुछ ही राज्यों में है। देखिए 6 से भी कम है। तो एक बहुत दुखदायक परिस्थिति यहाँ पैदा कर रहा है मानव विकास के अंतर्गत। यदि बात यहाँ पर हम करें संधारणीय विकास की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। संधारणीय विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है और महसूस किया है कि अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी ही लापरवाही से प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम अपनी वर्तमान गति से इस साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो कई खनिज पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोल कुछ जो है दशकों में समाप्त हो जाएंगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्या हमारी पीढ़ी का भविष्य का पीढ़ियों के लिए ऐसा करना उचित होगा जैसे हम जो है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बिना सोचे विचारे? आने वाला समय में हमारे पीढ़ियाँ जो है शायद इन चीज़ों से जो है अनभिज्ञ रह जाएगी। संधारणीय विकास की अवधारणा का उदय उसी संदर्भ में हुआ है। यह एक विविध अवधारणा है। इसे इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि संधारणीय विकास जो है धारणीय विकास का वह प्रतिरूप है
जो हमारे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा भविष्य की पीढ़ियों भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इस बात का ध्यान रखता है। और ये सिर्फ बातें कागजी बातें हैं। अगर देखा जाए वास्तविकता में, आम जीवन में, तो इसको ऐसे उपयोग कर रहे हैं जैसे उन्होंने आगे भविष्य के लिए छोड़ना ही नहीं इनको। ये बात तो यहाँ पर बात ही लिखी गई है कि हमें ऐसे उपयोग करना चाहिए कि आने वाला भविष्य भी उसका बखूबी उपयोग कर सके। तभी कई लोग सोचते हैं कि सतत विकास की उपयोगिता केवल पर्यावरण के संदर्भ में है, पर वास्तव में यह केवल पर्यावरण के मुद्दे पर ही जोर नहीं देता है, जैसा कि चित्र में भी दर्शाए गए हैं। हम चित्र भी देखेंगे जिसमें देखेंगे कि ये जो है मुद्दा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं दर्शा रहा है, ये आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, पर्यावरण विकास आदि सभी को ही सम्मिलित किया है। और यह सामाजिक आर्थिक बदलाव का एक प्रतिरूप सिर्फ माना गया है। उदाहरण के लिए विकास का ऐसा मॉडल जो वर्तमान पीढ़ियों को उपलब्ध अधिकतम सामाजिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है तथा भविष्य के पीढ़ियों के इन लाभों को प्राप्त करने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। और इस प्रकार सराहनीय विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लाभों का जो है युक्ति संगत और न्याय संगत विकास है, जिससे मानव जाति के आने वाली कई पीढ़ियों का जो है निरंतर बनाए जा सके। इसमें समाज के सभी वर्गों, कमजोर और वंचित वर्गों सहित की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। अब चलिए चित्र भी देख लें जिसमें किस किस बातों को प्रायोरिटी दी गई है। इस चित्र में आप भली भांति देख सकते हो कि जो है संसदीय पोषी विकास जो है सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं ले रखा है, ये सामाजिक विकास को भी ले रखा है, आर्थिक विकास को भी, व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण विकास, यानी ये चार तरफा है। चारों तरफ से जो है ये डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी सुखद हो सकता है। लेकिन अगर ये बात अगर सही रूप में रहा तो, लेकिन देखा जाए जैसे लोग व्यक्ति जो है यूज़ कर रहे हैं संसाधनों का, लगता नहीं है कि उनका जो है मकसद भविष्य के लिए जो है संसाधनों को बचाए रखना है। देखा जाए तो भारत में सामाजिक आर्थिक विकास, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास किस प्रकार हो और कैसे जो है हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। अब तक हम चार अवधारणाएं के बारे में विस्तार पर चर्चा किए हैं। विकास हो, सामाजिक आर्थिक विकास हो, मानव विकास हो, ये सराहनीय विकास के रूप में चर्चा कर चुके हैं। और इसके विषय में हमारी जानकारी के आधार पर भारत में हो रही सामाजिक आर्थिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये ही देश के विकास के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन ये 1990 का वर्ष था जिसके पश्चात भारत की गिनती विश्व की तेज़ी से बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था में होने लगी। और भारत बाजार विनियम के आधार पर विश्व की 12वीं और सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी के जिसका मापन खरीदी शक्ति से मापन परचेजिंग पावर प्रायोरिटी एनपीपी के आधार पर किया गया और दुनिया के चौथे बड़े अर्थव्यवस्था था। तो ये देखिए बात काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थी, लेकिन कहा जाए तो वहाँ पर अगर हमने देखा कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे जो है भारत की तुलना किया जाए तो ये काफ़ी जो है अलग हमें दर्शा सकता है। आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप देश में जीवन प्रत्याय, साक्षरता दर तथा खाद्य सुरक्षा में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। देखा जाए तो बढ़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन निर्धारित प्रतिशत में भी बहुत कमी आई है। यद्यपि सरकारी अधिकारी गणनाओं के अनुसार लगभग 27% भारतीय अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी 27% काफ़ी अधिक होता है। जो जीवन जो है गरीबी रेखा के से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, गरीब नहीं है, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। 2004 से 5 के आधार मानते हुए इन लोग गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जिनकी आय क्रम शक्ति क्षमता के आधार पर $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो। यानी $1 अगर आप कमा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है काफ़ी सही हो। जो $1 से कम पैसा कमाता है प्रतिदिन तो समझिए वो गरीब है। यानी $1 यानी 60 रुपया, 60-64 रुपया तो है ही है इसका वैल्यू भारतीय पैसे में $1 का। समझिए जो $1 से कम कमाता है वो गरीब है और जो $1 से अधिक कमाता है वो अमीर है। ये हमारा जो है नापने का तरीका है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय। अब ये समझिएगा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम नहीं है, ये नापने का तरीका है प्रति व्यक्ति आय। हालांकि भारत में इसका पैमाना $1 से भी कम रखा गया है। तो समझ सकते हो भारत में गरीब वो व्यक्ति हैं जो $1 से भी कम पैसा कमा रहे हैं। तो सोचिए ये कहाँ का जो है न्याय उचित बात आ रही है। क्या आप अगर $1 से कम कमा रहे हो
तो इसका मतलब गरीब हो। $1 से ऊपर कमा रहे हो इसका मतलब अमीर हो। ये संभव तो नहीं हो सकता ना। भारत में पिछले 2 दशकों में लगातार तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद देश के लगभग 80% जनसंख्या आज भी $2 प्रति व्यक्ति से भी कम जीवन निर्वाह कर रही है। अब देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत के 80% जनसंख्या आज भी $2 यानी 120 या $25 प्रति व्यक्ति दिन से भी कम जो है निर्वाह कर रही है। अब समझिए, जब $2 से भी कम यहाँ पर निर्वाह कर रही है तो हम कैसे अर्थव्यवस्था में विकसित हो गए हैं। क्या ये एक दिखावा नहीं है, सिर्फ एक बात नहीं है झूठी। यही कारण है कि कई बार कहा जाता है कि इस बाजार अर्थव्यवस्था का आधारित आर्थिक विकास के कारण देश में आर्थिक असमानता काफ़ी बड़ी है। आज देखा जाए तो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, और ये चलता ही रहेगा। अगर ऐसा हालत चलता रहा तो जर्नल सी बात है, हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। हरित क्रांति से अकाल और भुखमरी तो छुटकारा तो मिला है। कहते हैं हरित क्रांति ने हमें अकाल और भुखमरी से छुटकारा दिया है, लेकिन आने वाला समय में भुखमरी और अकाल अब फिर से आने वाली। क्योंकि कारण क्या है कि जिस पे हम हरित क्रांति के जो है झंडे लहरा रहे हैं जिन जगहों पे, वहाँ पर आप जो है शहरीकरण हो गया है। और हरित क्रांति के लिए ज़मीनों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उत्पादन होगी। लेकिन अगर आप हर क्षेत्र में फैक्ट्री घरें बना दोगे तो हरित क्रांति कहाँ से आएगी। तो फिर भी आ जाएगा वही भुखमरी अकाल का, फिर से हमें झेलना है। समूची जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध बड़ी लेकिन देश में 3 वर्ष तक की आयु के जो है 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अब देखिए 40% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 1/3 स्त्री पुरुष जो है ऊर्जा की कमी से पीड़ित है। अब फिर भी हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश बन रहे हैं, ये कहाँ की उचित है। कहते हैं ख्वाबी पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। कहते हैं दूर का ढोल जो है सुहाना होता है। तो ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, आंकड़े गिनने से नहीं होगा, जाके ज़मीनी हकीकत को देखना है, तब भारत विकसित हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्रम शक्ति समाप्ति यानी पीपीबी, ये विभिन्न देशों की मुद्रा की क्रम शक्ति को मापने का एक तरीका है, और यह अलग अलग देशों में लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में उपयोगी भी है। पहले ये तुलना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जा रही थी, लेकिन ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसका प्रयोग करना छोड़ दिया है, क्योंकि यह भ्रामक तस्वीर पेश करती है। जैसे कि मैं अभी भी बता चुका हूँ कि ये अच्छा दर्शाया जा रहा था अभी, लेकिन देखा जाए तो हर तीसरा व्यक्ति जो है जो पुरुष हो या स्त्री हो, कहते हैं ऊर्जा के इस मात्रा में पूरा नहीं ले पा रही है, और 40% बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो कहते हैं ये पीपीबी जो थी एक भ्रमकारी थी, सिर्फ भ्रम तस्वीर पेश करती है, और अलग मुद्राओं की क्रम शक्ति भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए $1 में अमेरिका में जितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, उसी डॉलर की कीमत अर्थात लगभग $50 में भारत में कई अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है। और इसी प्रकार $1000 भारत में निवेश या खर्च कर एक व्यक्ति भारत में अच्छा जीवन स्तर रख सकता है, लेकिन यही राशि अमेरिका में एक अच्छा जीवन स्तर नहीं दे सकती। तो जर्नल सी बात है कि दूसरे के पैसे के साथ अगर आप तुलना कीजिएगा तो ये बेटर नहीं है। अब अपने करेंसी के साथ तुलना कीजिए और तब देखिए कि भारत की स्थिति कैसी है। क्या भारत सच में ग्रोथ के राह पे चल रहा है? तो ये सारी आईना आपको साफ नज़र आ जाएगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास एक ऐसा शब्द है जिसमें देखा जाए तो सब जो है विकास करने के अंतर्गत ही कार्यरत होते हैं। चाहे देश विकास करे, चाहे राज्य विकास करे, चाहे व्यक्ति विकास करे, विकास एक ऐसा शब्द है जो हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन विकास की उस सीमा तक वही पहुंच पाता है जिसके पास कहते मेहनत का जो है परिश्रम का क्षमता हो। कहते मेहनत और परिश्रम भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है विकास की उस चोटी पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है क्षेत्रीय विकास, यानी क्षेत्रीय विकास किस प्रकार हो सकता है और इसमें सरकार का और नागरिकों का क्या दायित्व है और ये कैसे हो पाएगी, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू। देखा जाए तो क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत असंतुलन और भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताएं सबसे बड़ी जो है बाधाएं बन सकती है। जो असंतुलन है और सामाजिक आर्थिक विकास की जो असमानताएं हैं वो काफ़ी महत्व रखता है। यहाँ पर हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो है सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है।
देखिए, कहते हैं अगर देश विकास होगा तब राज्य विकास हो जाएगा और पूरा लोग विकसित हो जाएंगे। तो कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर, और इसके लिए जो है भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का होना काफ़ी सुनिश्चित करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पश्चात नियोजित आर्थिक विकास अपनाने का एक प्रमुख कारण था कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सभी क्षेत्रों का जो है समुचित विकास किया जाए। विकास की नीतियों में भी क्षेत्रीय विकास उपागम का प्रयोग किया गया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी परेशानी ये रही कि यहाँ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अधिक विभिन्नता पाई जाती है। कहते हैं यही विभिन्नता है जो देश की अखंडता और प्रभुता को जो है नष्ट करती है, क्योंकि ऐसा जो विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में कुछ विभिन्नता तो प्राकृतिक है, जैसे कि आप नीचे दिए गए चित्र से भी समझ सकते हो, और कुछ क्षेत्रों का जो है धरातल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे सिंधु गंगा का मैदान। जबकि कुछ भूमि ऐसी भी है जहाँ पर्वत, पहाड़ी और घने जंगल हैं तथा वहाँ पर ज़मीन भी कम उपजाऊ है। प्राकृतिक द्वारा की गई इस विभिन्नताओं को क्षेत्रीय विविधता कहा जाता है। यानी देखिए, प्राकृतिक भी कई तरह की विभिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हो कहीं बरसात अधिक होती है, कहीं कम होती है, कहीं सूखा के चपेट में है तो कहीं बाढ़ आ चुकी है। तो ये विभिन्नताएं हमें दर्शाती है कि प्राकृतिक में भी बहुत काफ़ी विविधता नज़र आ सकती है, लेकिन कुछ विभिन्नता ऐसी है जो मनुष्यकृत है, यानी मानव के द्वारा लाई गई विभिन्नता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, कृषि और औद्योगिक विकास, परिवहन संचार के साधनों का विस्तार आदि। तो ये मनुष्य द्वारा मनुष्यकृत जो है विभिन्नताएँ हैं। मनुष्यकृत इन अंतरों को असामान्य के नाम से जाना जा सकता है, यानी ये असामान्य के नाम से जाना जाता है। आप चित्र में भी देखोगे, भली भांति समझने की कोशिश करोगे कि विषमताएं और समानताओं को भी भली भांति समझ पाओगे। और ये विषमता जो है चिंता का एक बहुत बड़ी विषय है। कहते हैं अगर ये विषमताएं अगर देश से नहीं गई तो बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय बन सकता है। आइए अब विभिन्न संदर्भ में विषमताओं का विश्लेषण करें और समझने का प्रयास करें चित्रों के अंतर्गत कि चित्रों में किस बात की तरफ इन चीज़ों को इशारा किया जा रहा है। अब देखिए, आपके समक्ष जो चित्र प्रस्तुत हुआ है वो विविधता है, यानी डाइवर्सिटी है। अब विषमता क्या होती होगी? विविधता तो आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधे, जंगल, ये सारे जो है विविधता के अंतर्गत आते हैं, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, ये विविधता आती है। लेकिन विषमता क्या है, चलिए देखते हैं चित्रों के अंतर्गत। यहाँ पर चित्र आप भली भांति समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है विषमताएं दिखाई जा रही है। पहला चित्र जो है आपको ऊँट खड़ा होगा तो कहीं हद तक ग्रामीण क्षेत्र को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नज़र घुमाओगे तो ये शहरीकरण में कन्वर्ट हो चुका है, जो विषमताएं काफ़ी है गांव से शहर की तरफ। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर को देख सकते हो, जहाँ बैलगाड़ी से, बैलों से जो है एग्रीकल्चर की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है ट्रैक्टरों से कृषि की जा रही है। तो इतनी विषमताएं जो है हमें आ चुकी है, जिसका आप भली भांति यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब इस चित्र को भी आप भली भांति समझ सकते हो। यहाँ पर किसान खड़ा है और उसके चारों तरफ जो है सूखी ज़मीन पड़ी हुई है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर जो है गेहूं की खेती को लहराते हुए दिखाया गया है, उसके दाने को दिखाया गया है। तो ये विषमताएं इस बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी विषमताएं हैं जिसको प्रॉब्लमों को जानना जरूरी भी है। आगे जो हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, भारत में विषमताएं। आखिर भारत में किस प्रकार की विषमताओं से भारत जूझ रहा है और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसका जो है किस प्रकार सलूशन की जा सकती है। तो सभी बातों पे हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम आता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय किसी भी क्षेत्र के लिए आर्थिक क्रियाओं का आधारशिला होता है।
हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक क्षेत्रीय असमानताएं पाई जाती हैं। यानी हमारे देश में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अधिक विषमताएं पाई जाती है। राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 रुपया है। ये जो है राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग 25,000 है, और ऐसे केवल 11 राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे निचले स्तर पर जो राज्य हैं वो बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगढ़। इन राज्यों में भारत की आधी से अधिक जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ पर जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी क्षेत्र में अधिक है प्रति व्यक्ति आय और किसी क्षेत्र में जो है बहुत ही कम है। तो ये काफ़ी विषमताएं देखने को हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी विषमताएं हैं गरीबी। गरीबी एक ऐसी विषमता है जो कि बहुत ही दुखदायक स्थितियों को पैदा कर सकता है। राज्यवार गरीबी के अनुपात में पिछले कुछ वर्षों में कमी जरूर आई है। देखा जाए तो गरीबी में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन गरीबी इतना अधिक कम नहीं हुई है जिसे संतोष के लायक समझा जा सके। भारत में व्यापक से विविध स्तर पर गरीबी में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण और शहरी तथा राज्यों के बीच विषमताएं व्याप्त हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, और यहाँ पर गोरखधंधा भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं लोग भी उन्हीं की होती है, सरकार भी उन्हीं की होती है, और इनका गरीबी रेखा कार्ड भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें गरीबी रेखा कार्ड बनाने में पारदर्शिता नहीं होती है, बिल्कुल नज़र नहीं आती है, और इसका आप स्वयं ही अनुभव करके बता सकते हो, क्योंकि इन क्षेत्रों में अमीर लोग भी गरीबी रेखा कार्ड बनवा रखे हैं और गरीब तो बना रखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रामीण उड़ीसा और बिहार में क्रमशः 43 और 40% लोग गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। आप समझ सकते हो 40 से 43% सिर्फ बिहार उड़ीसा में, तो एक बहुत काफ़ी दयनीय स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है कि आधे से अधिक जनसंख्या जो है बिहार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, गरीबी रेखा से भी नीचे, जो कि दुनिया में सबसे खराब स्थिति में से एक है। जब भारत की दुर्दशा ऐसी होगी तो भारत कैसे विकसित हो सकता है? जब भारत में उड़ीसा और बिहार जैसे देश जो कि गरीबी रेखा सबसे नीचे स्तर पर है, इतनी खराब, दुनिया की सबसे खराब स्थिति भारत कहते भारत में बिहार और उड़ीसा का ही है, यानी दुनिया में सबसे खराब स्थिति। क्यों यहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर रूल रेगुलेशन नहीं है, यहाँ के लोग अपनी मनमानी चलाते हैं, यहाँ का प्रशासन अपनी चलाती है। तो इन्हीं कारणों से जो है ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार होने के पश्चात भी यहाँ पर जो है शासन सही से नहीं चलाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्रामीण हरियाणा और पंजाब में क्रमशः 5 से 7% है। आप समझ सकते हो 5 से 7% हरियाणा में है, और पंजाब में 2 से 4% लोग जो है गरीब है, जो कि वैश्विक और कई मध्य आर्थिक सदस्य देशों से बेहतर है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में इसकी बेहतर स्थिति को दर्शाया गया है, बाकी सभी राज्यों में कुछ न कुछ तौर पे जो है बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है औद्योगिक वृद्धि। देखिए, भारत में आरंभिक औद्योगिकरण ब्रिटिश भारतीय सरकार के हितों के अनुरूप एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के अनुरूप किया गया, और इसी का परिणाम था कि ज़्यादातर उद्योग कृषि स्थानों में केंद्रित थे। यानी ज़्यादातर उद्योग जो थे कृषि से केंद्रित थे, और भारत तो आपको पता ही है कि कृषि प्रधान देश के नाम से ही जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी काफ़ी हद तक यही स्थिति बनी रही, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कृषि में वृद्धि। देखिए, कृषि में वृद्धि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो है विषमता बढ़ी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश इस मामलों में अन्य सभी राज्यों से आगे निकल गए हैं। यानी कृषि में वृद्धि जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ही प्रमुख रखा गया है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब
पहले स्थान पर है, यानी पंजाब में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है, जबकि केरला निम्न स्तर पर है। केरला में जो उत्पादन बहुत ही कम की जाती है, जबकि यहाँ पर साक्षरता दर जो है उच्च कोटि की है। सजी क्षेत्र के मामलों में मिजोरम और महाराष्ट्र सबसे नीचे स्तर पर आ गई है, और पंजाब और हरियाणा ने सिंचाई सुविधाओं तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन को उच्च स्तर पर बढ़ाया है। और भारत के ज़्यादातर राज्यों में कृषि क्षेत्र की वृद्धि उनकी क्षमता से बहुत ही कम है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके पास क्षमता है, लेकिन वहाँ पर जो है कृषि उस क्षमता से नहीं हो पा रही है, और यह तीव्र करने की आवश्यकता है और थोड़ा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है साक्षरता। कहते हैं साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। साक्षरता का मतलब होता है जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके वो साक्षर होते हैं। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर भारी विषमताएं पाई जाती है। कहते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में साक्षरता दर सर्वाधिक एवं बिहार में सबसे कम थी। अब देखा जाए तो केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक थी और बिहार में सबसे कम थी, जबकि उसी मैदान से पूरे भारत में औसत साक्षरता दर जो थी 65% थी। केरल में 90.93% थी और बिहार में 47% थी। अब यहाँ पर बात ये प्रश्न उठता है, जब बिहार और यूपी में बहुत ही साक्षरता दर कम है तो आखिर यहाँ से अधिक लोग जो हैं IPS IAS में सिलेक्शन होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जब साक्षरता दर 47% है यूपी बिहार में, और देखा जाए तो यहीं से ही बहुत सारे IPS जो निकलते हैं अफसर सब निकल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या एग्ज़ाम में पारदर्शिता की कमी है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। जब बिहार यूपी में इतने समझदार व्यक्ति सब रह रहे हैं तो वहाँ पर साक्षरता दर इतनी कम कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और कई लोगों के मुंह से तो मैंने सुना है कि बिहार यूपी से ही मैक्सिमम जो है IPS IAS अफसर निकल रहे हैं। तो कैसी बात है, क्या कारण है? ये बहुत बड़ी विषमता यहाँ नज़र आ रही है। देश के विभिन्न राज्यों के बीच साक्षरता दर में भारी विभिन्नता देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है परिवहन और संचार। देखिए, परिवहन और संचार काफ़ी महत्वपूर्ण साधन होते हैं जिससे कोई भी राज्य को जो है तरक्की हो सकती है। भारत में परिवहन संचार कई प्रकार के हैं। परिवहन के विभिन्न साधन जैसे सड़क, रेलवे, हवाई तथा जल परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं। यदि आप परिवहन के किसी भी एक साधन के विषय में आंकड़े एकत्र करें तो आपको ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के फैलाव में व्याप्त विषमताओं का बोध जरूर हो जाएगा, क्योंकि इनके क्षेत्र कितने हैं और कितना क्षेत्र में ये अपनी इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि सड़क परिवहन की बात करें तो देश के कुल राज्यों में तो सड़क धातु और सड़कों की स्थिति बड़ी ही अच्छी है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में इसकी स्थिति दयनीय है। कहते हैं प्रति 100 किलोमीटर रोड की लंबाई में केरल प्रथम स्थान पर है, जबकि जम्मू कश्मीर में निचले स्थान पर आ जाता है। तो देखा जाए तो आज रोडों की स्थिति जो है बड़े बड़े शहरों में थोड़ा ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रोडों की सड़कें देखें तो उस कंडीशन का नहीं है जैसा होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्षेत्रीय विषमताओं के कारण। देखिए, क्षेत्रीय विषमताओं के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच असंतुलन और विषमता की बात करते हैं तो कई बार हम यह सोच लेते हैं कि किसी क्षेत्र या राज्य विषय में पिछड़ेपन का कारण जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और जो आधारभूत संरचना की कमी तो नहीं है। यानी किसी भी राज्य के पिछड़ेपन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि, निरक्षरता और आधारभूत संरचना की कमी। कहते हैं आज लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनका कार्य ऐसा होता है जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति कर रहा हो। तो ये बहुत बड़ी विषमता है, इसलिए ये विषमता काफ़ी नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इन कारणों का आगे विशेष विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि ये केवल पिछड़ेपन या अल्पविश्वास के कारण मात्र नहीं है, बल्कि इनके परिणाम भी हैं। यानी देखा जाए तो कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं तो कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। पिछले राज्यों में अशिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के अभाव में अग्रणी राज्यों की तुलना में बड़ी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण इन राज्यों में अग्रणी राज्यों की तरह का सामाजिक आर्थिक विकास न हो पाना था। इसलिए क्षेत्रीय विषमताओं के नीचे दिए गए कारणों का विश्लेषण
करना काफ़ी रोचक होगा और इससे हमें पता लगेगा कि जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि किस लिए हो रहा है और जो राज्य शिक्षित है उसमें आखिर क्या विषमताएँ हैं। सबसे पहला कारण तो यही बनता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। औपनिवेशिक शासन के दौरान जो राज्य और क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा लाभकारी नहीं थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया और वो पिछड़े रह गए। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं वो पिछड़ने लग जाता है। उद्योगपतियों के और व्यवसायियों ने भी इन पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया और ये बहुत उदार परिस्थिति है कि उद्योगपतियों ने और व्यवसायियों ने पिछड़े क्षेत्रों को नज़रअंदाज कर दिया। जनरल सी बात है, आज उसी की चलती है जो सब पढ़ी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसके पास धन है और जिनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन उद्योगपतियों और व्यवसायियों ने भी इन क्षेत्रों को जो है नज़रअंदाज किया। ऐसे क्षेत्रों में प्रमुख हैं मध्य और उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी इलाके जो आज तक पिछड़े हुए हैं। उसके पश्चात आता है भौगोलिक कारक। किसी क्षेत्र का आधार भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। कहते हैं धरातल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और किसी क्षेत्र का धरातल भी उसके विकास में बाधक हो सकता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। राजस्थान का रेगिस्तान और उत्तर पूर्वी राज्य का पहाड़ी पर्वतीय सराय धरातल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ये क्षेत्र रेगिस्तानी है और दूसरा क्षेत्र जो उत्तर पूर्वी राज्य पहाड़ी हैं और पर्वतें हैं, तो इनके धरातल बहुत ही विषम है। इसलिए यहाँ पर जो है भौगोलिक कारक भी बहुत बड़ा बाधक बन सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक साधनों के वितरण और उपयोग में विभिन्नता। आपको जानकारी होगी कि प्राकृतिक साधन जैसे कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की जो उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं किए करती। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि भारत के सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन केवल प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता मात्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती है। कुछ राज्यों ने अपने साधनों का सही ढंग से उपयोग किया है, जबकि अन्य जैसे बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि ऐसे करने में सफल रहे हैं। जनरल सी बात है, जो संसाधनों का उपयोग भली भांति करेंगे वो विकसित होंगे और जो संसाधनों की सही प्रयोग नहीं करेंगे वो विनाश के कगार पर खड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात आता है देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र से दूरी। किसी क्षेत्र के देश के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों अथवा मुख्य शहर बाजारों से दूर भी इसको आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मान लीजिए कोई जो है आप रोजगार लगाते हो, कोई आप फैक्ट्री खोलते हो, लेकिन वो शहरों से काफ़ी दूर है, तो आपको शहर में पहुंचाने में बहुत धन लग जाएगा और ये मुख्य कारण भी बन जाता है। उसके पश्चात है आधारभूत संरचना की कमी। देखिए, जब तक कहते हैं ना आधार मजबूत ना हो तब तक जो है पेड़ खड़ी रह नहीं सकती। जिन राज्यों ने आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास कर लिया है वो तीव्र आर्थिक विकास करने में सफल भी रही हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो लोगों की प्राथमिकता है ये कि संरचना, सड़कें, बिजली, परिवहन सुविधाओं का विकास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन राज्यों में ये आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं वो आवंटित धनराशि का उपयोग तथा निवेश को आकर्षित करने में सफल रही हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर है आधारभूत संरचना की कमी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सुशासन की कमी। देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो ये प्रभावित करता है। सुशासन सामाजिक आर्थिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है तो है शासन प्रशासन की गुणवत्ता। कहते हैं आप जैसा शासक चुनिएगा वो ऐसा ही समाज को चलाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सुशासन की कमी। जिन राज्यों की तीव्र गति से प्रगति की है वहाँ अधिक समय तक सुशासन रहा है। जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं उनमें जो है लगातार कानूनी और व्यवस्था की समस्या रही है और ये देखने को भी मिला है और हम जानते भी हैं, और ये आधारभूत संरचना बनाने में असफल रहे हैं। यही कारण रहा है कि योजना आयोग द्वारा इन राज्यों को भी आर्थिक सहायता दी गई है और इसका भी प्रयोग नहीं कर पाए हैं। यानी जो आर्थिक सहायता दी गई है इन्होंने इसका उपयोग जो सुचारू रूप से नहीं किया है। बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाता है करप्शन के ऊपर। कारण क्या बनता है करप्शन।
इस वजह से इन राज्यों में जो है विकास की जो है पटरी पे नहीं चल पाती है। सुशासन कमी के कारण इन राज्यों में निवेश भी नहीं हो पा रहा है, जिनके कारण ये राज्य जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सुशासन है और सबसे बड़ा करप्शन है, जिनके कारण इन राज्यों का विकास होना सुनिश्चित नहीं हुआ है। देखा जाए तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में ऐसे भी वर्ग हैं जो अभावग्रस्त हैं, यानी डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक भी यही आया है कि समाज के अभावग्रस्त समूह, समाज के अभावग्रस्त समूह। इस अध्याय में हमारा लगातार इस बात पर जोर रहा है कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करना है तथा उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बनाना भी है, और ये सुनिश्चित करता है भारत का विकास को। और ज़रूरी है कि हर वर्ग, हर क्षेत्र जो है विकसित हो, तभी समाज का जो है आगे बढ़ सकेगा। सामाजिक और आर्थिक जीवन में उद्गामी गतिशीलता के लिए सभी लोगों के विकास के परिणाम स्वरूप तक पहुंचा तथा उन्हें सामान्य अवसर प्रदान होना चाहिए। यानी आज व्यक्तियों को सामान्य नज़रियों से देखने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रही है, लेकिन इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने का लक्ष्य अभी तक प्राप्त किया जाना बाकी है। यानी देखा जाए तो अभी तक जो है समाज के प्रत्येक वर्ग तक वो लाभ नहीं पहुंच रही जो लाभ पहुंचना चाहिए। आज लाभ सिर्फ या तो शहरी क्षेत्रों में हो रहा है या बड़े बड़े लोगों तक ही पहुंच पा रही है सारी सुविधाएं। वर्तमान समय में भी समाज के अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनके विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार होता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से विकास की प्रक्रिया में भाग लेने तथा विकास के परिणामों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। इन्हें अभावग्रस्त अथवा समूह कहा जाता है, यानी जो लाभों से वंचित रहते हैं। तो ऐसे ग्रुप को जो है अभावग्रस्त समूह यानी डिसएडवांटेज ग्रुप कहा जाता है। कुछ ऐसे समूह हैं जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक वर्ग आदि। तो ये सब जो है डिसएडवांटेज ग्रुप के अंतर्गत आती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या 16.23% थी, जो कि बहुत काफ़ी मायने रखती है। वहीं देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 8.2% थी, और अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों की काफ़ी संख्या है, जबकि महिलाएं भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। और हम अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है, क्योंकि महिलाएं आगे आए और देश का जो है और अपने समाज का नाम ऊंचे करे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आज देखिए, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी दबदबा बना रखी है। कहते कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी कदम न रखी हो, और ये देश की प्रगति का निशानी है। यदि आगे हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का सशक्तिकरण किया जाए। देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सशक्तिकरण तो हो चुका है। आज अनुसूचित जनजाति जो है काफ़ी आगे आ चुकी हैं और उनको हर क्षेत्र में जो है काफ़ी सहूलत दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सशक्तिकरण देश में व्यापक सामुदायिक और क्षेत्रीय स्तर पर जो है व्याप्त विषमताओं को दूर करने के लिए आवश्यक माना गया है। भारत संविधान में इन समूहों के विकास के लिए अनेक प्रावधान और कई वचनबद्धताओं जो है व्यक्त की गई है, और इन संवैधानिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने 3 तरफा राजनीति अपनाई है। एक तो समाज सशक्तिकरण की बात की गई है, तो दूसरी तरफ आर्थिक सशक्तिकरण की बात की गई है, और तीसरी तरफ विषमताओं दूर करने के लिए सामाजिक विषमता उन्मूलन यानी शोषण की समाप्ति तथा इन अभावग्रस्त वर्गों के सुरक्षा प्रदान की गई है। तो देखा जाए तो भारत सरकार ने जो बहुत ही जो है प्रयत्न किया है, बहुत से कार्य किया है इन अभावग्रस्त के सशक्तिकरण करने के लिए। तो इसमें बहुत से रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी ज़रूरी हैं, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सशक्तिकरण के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। सबसे प्रथम आता है हमारे समक्ष सामाजिक सशक्तिकरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। सामाजिक सशक्तिकरण शिक्षा अभावग्रस्त वर्गों को सशक्तिकरण का प्रमुख यंत्र रही है, इसलिए इन वर्गों में उत्थान के लिए शिक्षा को प्राथमिक दी जाए। इस दिशा में निम्न कदम उठाए गए हैं। यानी देखा जाए, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी के भी क्षेत्र को सशक्तिकरण किया जा सकता है, और इसके महत्वपूर्ण कदम कुछ इस प्रकार है
प्रारंभिक शिक्षा के लिए कई प्रोत्साहन जैसे कि फीस माफी, निःशुल्क पुस्तकें, मध्य भोजन, छात्रवृत्ति दिए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना आदि के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। यानी देखा जाए तो सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश किया गया है कि इन वर्गों को जो है आगे लाया जाए। उसके पश्चात है जो है मैट्रिक के पश्चात उसे आगे की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति, गरीबी, जो कूड़ा करकट उठाने जैसे विभिन्न श्रेणियों के कार्यों में लगे बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए दी जाती है। यानी मैट्रिक के बाद यानी 10th के बाद जो है आपको हर तरह से सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है। मैट्रिक योजना के बढ़ावा देने के लिए निर्धारणात्मक कोचिंग भी दी जाती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अनुसूचित जातियों के छात्रों को उच्च शिक्षा और अनुसंधान कराने का उद्देश्य भी दी जाती है। तो कहते हैं सरकार की तरफ से बहुत ही प्रयत्न की गई है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन वर्गों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है या तैयारी कराई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर के बाद लड़कियों को जो हॉस्टल की सुविधा भी सरकार के द्वारा मुहैया करवाई जाती है। तो ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात की गई है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक वर्ग के लिए जो इसके अंतर्गत आते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप में। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक सशक्तिकरण। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्थिक सशक्तिकरण। सामाजिक और आर्थिक जो है रूपों से अभावग्रस्त वर्गों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए रोजगार और आय पैदा करने वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस संबंध में उच्च वित्तीय संगठन स्थापित किया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। अब देखिए इसको क्या क्या उच्चतम लगाई गई, तो इसमें आप समझ सकते हो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्तीय विकास नियम का जो है स्थापना किया गया है। इसमें विभिन्न आय सृजन करने वाले गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये सब आर्थिक सहायता के अंतर्गत की गई है। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम सफाई कर्मचारियों को आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इन डिसएडवांटेज ग्रुपों के लिए। इन वर्गों के प्रशिक्षण, लोन तथा जो है बाजार समर्थन के द्वारा सहायता करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर इसका उद्देश्य है। उसके पश्चात आगे देखें तो अनुसूचित जाति विकास निगम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रोजगार संबंधी योजनाएं, कृषि और संबंधी गतिविधियां, छोटी सिंचाई योजनाएं, छोटे उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने का जो है कार्य करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर देखें हम अनुसूचित जनजाति विकास निगम एक दिशा निर्धारित करने वाले एजेंसियां के रूप में कार्य कर इन वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ट्राइबल्स मैक्रोटिक्स डेवलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदिवासियों द्वारा निर्मित वन उत्पादों और अतिरिक्त कृषि उत्पादों को बाजार प्रदान करता है। तो देखिए हर क्षेत्र में जो है सरकार इनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामाजिक न्याय। देखिए भारत का संविधान हर प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय की सुरक्षा की गारंटी देती है, और हमारे संविधान में हर बात को प्रायोरिटी दी गई है। चाहे आज के समय में लोग माने चाहे न माने, लेकिन हमारे संविधान में हर बात का प्रायोरिटी दिया है। लेकिन कहते हैं उस समय नेताओं ने बहुत सोच समझ के इस सारे समाज में संविधान बनाए थे, लेकिन आज के नेता उनको जो है खंडित करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गलत है। और इस दिशा में कुछ सुधारात्मक विधि जो है निर्माण भी हुई है, और इस दिशा में नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम और 1955 अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निषेध अधिनियम और 1989 तथा अनुसूचित जनजाति अन्य वनवासी वन अधिकार मानवता अधिनियम और 2006 आदि महत्वपूर्ण हैं। तो कहते हैं सामाजिक न्याय के लिए जो है इतने सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के समय में वो सारी बातें सिद्ध कर दी गई है जो पुराने समय में संभव नहीं था। आज स्त्रियों ने अपना हर एक मुकाम पाया है। आज चाहे देखा जाए तो हर क्षेत्र में महिलाओं ने सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन करने हेतु हर एक कार्य में कार्यशील हुए हैं। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। कहते हैं अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो वो पूरे विश्व को बदल के रख देंगी, और ये जनरली देखा गया है। आज महिलाएं देखा जाए तो सभी कार्य में जो है सक्षम है, और इवन कि देश को चलाने में भी महिला कहते हैं अग्रसर है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी महिलाओं को जो है
सशक्त बनाने की और भी आवश्यकता है कि महिलाओं पर जो है कोई भी उंगली उठा ना सके। और यही हमारा अगला टॉपिक भी आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण से तो आप भली भांति परिचित हो ही गए होंगे कि महिलाओं के जो है विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महिलाओं का जो है योगदान भारत में कितना जो है महत्वपूर्ण है। और सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश किया है और महिलाओं ने भी अपने आप को जो है हर क्षेत्र में साबित करके दिखाया है। भारत संविधान में लैंगिक असमानता संबंधी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देश तत्व में शामिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण के कारण लैंगिक समानता जो संबंधी प्रावधान संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देश तत्व में सम्मिलित किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ भली भांति आप देख सकते हो कि महिला सशक्तिकरण के कुछ पिक्चरों में दर्शाया गया है। कहते हैं महिला को हर एक क्षेत्र में वो सारे मुकाम हासिल करते हुए आप देख सकते हो जो इस चित्र में दर्शाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं नृत्य से लेकर साइंटिस्ट से तक और साइंटिस्ट से लेकर खाना बनाने तक, योगा से लेकर अध्यापक तक, अध्यापक से लेके जो इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर से लेकर स्पेस तक, यानी हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। और जितना जो है गुणवत्ता के साथ ये कार्य कर सकते हैं उतना पुरुष में भी क्षमता नहीं है। तो देखा जाए, कहते हैं किसी को मौका अगर देते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकती हैं। तो जर्नल सी बात है, यहाँ पर 4 स्त्रियां दिखाई गई और उनके सपनों को भी आगे दर्शाया गया कि वो क्या क्या आगे जीवन में बन सकती हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण एक कदम है। संविधान न केवल महिलाओं को जो है समानता प्रदान करती है बल्कि राज्यों को महिलाओं के हित में सकारात्मक जो है विभेदीकारी कदम उठाने के लिए भी सशक्त करता है। हालांकि अभी भी इस दिशा में एक और स्वीकृत लक्ष्य एवं संबंधित मशीनरी तथा दूसरी ओर धरातल पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति के बीच काफ़ी अंतर रहा है। महिलाएं विशेषकर समाज कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादक संसाधनों तक जो है पहुंच अपर्याप्त है और वो ज़्यादातर हाशियों पर है या गरीब या समाज की जो है मुख्य धारा से बाहर है। ऊपर दिए गए चित्र में भी इस बात को साफ दिखाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न जो कार्यक्रमों तथा प्रयासों को दिखाया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यानी देखा जाए तो महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं पहला कदम क्या उठाया गया है। आर्थिक सशक्तिकरण, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक सशक्तिकरण, भारत में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण कई ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है जो विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सशक्तिकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण कैसी ऐसी योजनाएं लागू की जा रही है जो विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हो। कृषि और संबंधित क्षेत्र में उत्पादक के रूप में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को प्रयास किए जा रहे हैं कि उसके लिए परिलक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम को लाभ उनकी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। उसके पश्चात है श्रम विधान। कहते हैं सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाए ताकि वे जो है औद्योगिक क्षेत्र में विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रशिक्षण, कृषि और वस्त्र उद्योग में सहभागी बन सके। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि श्रम विधान समाज सुरक्षा तथा अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को जो है काफ़ी आगे बढ़ाना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और पुण्य सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यस्थल का वातावरण उनके लिए सहायक होना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए वहाँ पर जो है बल देख रेख की सुविधा और क्रेच और वृद्ध की जो है विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था भी होना चाहिए। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनता है महिलाओं को सशक्तिकरण करने हेतु। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है सामाजिक सशक्तिकरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं में रोजगार, व्यावसायिक और तकनीकी हुनर का विकास करने के उद्देश्य से महिलाओं का जो है बालिकाओं की शिक्षा तक पहुँचे और शिक्षा के क्षेत्र में जो है भेदभाव की समाप्ति, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, निरक्षरता उन्मूलन तथा लैंगिक समावेदी शिक्षा प्रणाली की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाकर जो अधिगम
को जीवन पर्यंत चलाने वाली प्रक्रिया बनाया जा सके। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सशक्तिकरण होना महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके पश्चात है स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण, जिसमें पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल कर जीवन के हर स्तर पर महिलाओं को जो है लड़कियों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो इस पर भी कदम उठाया गया है, यानी स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण, जिसमें पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल कर जीवन को हर स्तर पर महिलाओं को जो है लड़कियों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनाना होता है। महिलाओं के लिए कुपोषण और बीमारी जैसे खतरे का सामना करने हेतु उद्देश्य से जीवन के हर पड़ाव पर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के लिए कुपोषण और बीमारी जैसे खतरे का सम्मान करने के उद्देश्य से जीवन के हर एक पड़ाव पर उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। दी जा रही है, ये काफ़ी कहते हैं महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार की शारीरिक मानसिक हिंसा के उन्मूलन के जो है उच्च प्राथमिकता दी जा रही है कि महिलाओं को जो है हिंसा से दूर रखना है, चाहे वो घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर हो या फिर परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण उपजी हिंसा हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को की जो है इतनी सारी हिंसाएँ होती है उसका उन्मूलन करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राजनीतिक सशक्तिकरण। देखिए ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक में भी महिलाओं को सम्मिलित करना बहुत जरूरी रहता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही महिलाएं चुनाव लड़ने और मतदान करने के अधिकार का उपभोग कर रही है। उन्हें सरकार के हर स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। और देखा जाए तो ये भी महत्वपूर्ण है कि 73वें और 74 संविधान संशोधन में जो 93 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है और इसके द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन में महिलाओं को जो है 33% आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक व्यवस्था संरचना में उनकी भागीदारी को और काफ़ी बढ़ावा दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को जो है 73-74 आर्टिकल में जो है इनको आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है और इससे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीट आरक्षण करने की संबंधी विधायक संसद में जो है विचाराधीन पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा गलत बात है कि महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षित संबंधी विवाद संसद में अभी विचाराधीन पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश प्रगतिशील है, हमारे देश में जो है महिलाओं का सम्मान हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैं दुखी तब हो जाता हूँ जब महिलाओं के रिगार्डिंग गलत कदम जो उठाए जाते हैं, गलत कमेंट दी जाती है, तो गलत है। कहते हैं किसी महिलाओं के साथ गलत होता है तो उस पर राजनीति की जाती है, उसका सही सलूशन नहीं ढूंढी जाती है और न ही जो अपराधियों के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं। सिर्फ राजनीति में जो है एक दूसरे अपने जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। कहते हैं महिलाओं के प्रति इतने जो है विचारधारा गलत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि ये भी हमारे देश के एक नागरिक है। और देखा जाए तो 50% से कम बेशकली इनकी जनसंख्या है, लेकिन फिर भी इनकी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है भारत में जो है स्त्री लिंग अनुपात इतना कम हुआ है, इसका कहीं ना कहीं इंसान का जो है गलत रुख है और ये रुख शायद आने वाला समय में सुधर जाए, यही हम जो है कल्पना करते हैं। देखा जाए तो कहते हैं हमारे समाज में और हमारे सरकार में ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं है जो विश्व स्तर पर नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अधूरे हैं। और ये बात यहाँ के आगे का टॉपिक हमें बताएगा कि हमारे पास सब कुछ है, सभी रूल रेगुलेशन है, फिर भी हम उस लेवल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर हमें जाना चाहिए। हम अभी भी हर क्षेत्र में जो है पिछड़े हुए हैं। अब इसका कारण क्या है? क्या सरकार की नीति है या लोगों की जो है कुछ नादानियाँ हैं? आखिर क्या है जो इतने सारे रूल रेगुलेशन होने के पश्चात भी भारत आज पिछड़ा हुआ है? देखा जाए तो भारत में से बहुत से रूल रेगुलेशन हैं जो आम व्यक्तियों के लिए बनाया गया है और इस रूल रेगुलेशन को लागू हो जाने के उपरांत देश को सब परी होना चाहिए, यानी विश्व में सबसे परी और सबसे महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों पर ही टकटकी लगाए देख रहे होते हैं कि वो हमें कुछ हेल्प करेंगे। आखिर क्या खामियां हैं और क्या कारण बन सकता है इसका?
इसी विषय में हम अगले टॉपिक में विचार करेंगे, जिसका अर्थ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ और कार्यक्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है और ज़रूरी भी है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रमुख नीतियाँ क्या बनाई गई है और वो कौन से कार्यक्रम हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों को जो है देखा जाए तो हकीकत तौर पे इसको जो है सही उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण हमारे सारे जो है रूल रेगुलेशन धरे के धरे रह गए। आखिर ये गलती कहाँ पर हुई? सरकार से गलती हो रही है कि आम जनमानस से हो रही है कि जो इस विभाग में लगे हुए उनसे हो रही है? तो देखा जाए ये तीनों व्यक्ति जो है इसके कटघरे में यहाँ पर आ रखी हैं। जब आप समझिएगा इस टॉपिक को तो आप समझ जाइए कि गलती यहाँ पर किसकी है। हमने अब तक जो है अभावग्रस्त वर्गों के सशक्तिकरण और सामाजिक और आर्थिक विकास के संबंधित विभिन्न विषयों को समझने का प्रयास किया है, और अब आगे जो है उन नीतियों और कार्यक्रम के विषय में हम जानना चाहेंगे जो सामाजिक आर्थिक विकास का ध्यान केंद्रित करती है, और उन सब पर चर्चा करना अत्यधिक विस्तृत हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रम की चर्चा करेंगे, और बाकी का अध्ययन आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप अब 12th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। अगर नहीं है जब जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है, ऑलरेडी बनी हुई वीडियो, जो वहाँ पर आप देखोगे तो अगले क्लास में आपको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है सब प्रथम पॉइंट जो है सर्व शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्व शिक्षा या सभी के लिए शिक्षा, सभी को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये भारत का प्राथमिक रहा है विचारधारा। सभी को शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए। इसकी ज़रूरत न केवल भारत बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय महसूस करता है। यूनेस्को और संविधान में जो 1990 में विश्व के कई देश जमहूरियत इंग्लैंड थाईलैंड में भी मिले, इस बात पर निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। अब वर्ष 1992 में दुनिया को 9 सबसे बड़ा जनसंख्या देश चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और मेक्सिको और बांग्लादेश, ब्राज़ील और मिस्र दिल्ली में सभी के लिए शिक्षा सब शिक्षा युवा की जो अपनी बचवंता को बल प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। यानी देखा जाए तो सभी देश जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में है, तो 9 देशों को सम्मिलित किया गया और सब के सब जो है दिल्ली में जो है इसका मीटिंग हुई इसी के अंतर्गत। और पिछले 2 दशकों में अनेक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से भारत में सर्व शिक्षा के लक्ष्य की कदम बढ़ा रहा है, और दिशा में जो है कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। चलिए उन कदमों को देखें जो यहाँ पर उठाई गई है। यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा आता है आरंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। देखिए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो 1986 में बनाई गई, और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और हाल ही में भारत संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम भी पारित किया गया और 2009 में पारित किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, और केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से देश की जो है 95% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल तथा लगभग 85% के लिए जो है 3 किलोमीटर के दायरे में जो है प्रथम प्राथमिक स्कूल उपलब्ध हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सरकार के द्वारा उठाया गया ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कदम था, और इसके अंतर्गत यही बात को प्रायोरिटी दी गई कि प्राथमिक और उच्च स्तर पर जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है नामांकन में लगातार वृद्धि हुई। यानी देखा जाए सरकार ने हर तरह के जो है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है काफ़ी कुछ देने की कोशिश की गई, और इसमें नामांकन की लगातार वृद्धि हुई। बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे स्कूल में जो है पंजीयन नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो गई, और देश में प्रथम और उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या में काफ़ी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देखा जाए तो भारत में स्कूलों की कमी नहीं है, स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन आज कमी है तो एक ही चीज़ की कमी है कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं रहे हैं। कारण क्या है? उनको भी पता है कि बच्चे फ्री शुल्क में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो उनकी सैलरी आ रही है वो उन्हीं बच्चों के कारण ही आ रही है। आप देखिएगा कहीं भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, बच्चों का ज्ञान वो नहीं है
जो होना चाहिए। सरकार ने तो ये बात बोल दी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए, लेकिन किस बात कैसी शिक्षा दी जाना चाहिए? क्या 8वीं तक बच्चों को सिर्फ जिनको नॉलेज ही ना हो उनको रखना चाहिए, कि हम सिर्फ क्लास आगे बढ़ाते जाएं? कहते हैं ये सारी मुसीबत है इन्हीं कारणों से ही उत्पन्न होती है और ये महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विद्यालय छोड़ने, ड्रॉप आउट के अनुपात को कम करने तथा विद्यालय में उपलब्ध सत्र को बढ़ाने के लिए रणनीति अपनाई और दिशा में निम्न कदम भी उठाए गए। देखिए, बहुत से कदम सरकार ने अपनी तरफ से उठाई। अभिभावक जगत और समुदाय एकजुटता पैदा करना, ये भी सरकार के द्वारा उठाया कदम था। सामुदायिक और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी, ये भी सरकार के द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। आर्थिक प्रोत्साहन जैसे निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वर्दी आदि सरकार के द्वारा दी जा रही थी कि यहाँ पर जो है पेरेंट्स को किसी प्रकार की जो है समस्या न खड़ी हो। स्कूली पाठ्यक्रम और प्रक्रिया में सुधार हुआ और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय घोषणा सहायता कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना हुई। लेकिन देखा जाए तो इतना कुछ करने के बाद भी भारत के जो है शिक्षा का स्तर में वो बात नहीं बनी जो होनी चाहिए। और मैं आपको ये साफ कह सकता हूँ कि आज शिक्षा का स्तर गिरा है, शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठा है। अब इस पे आप प्रश्न उठाइएगा कि शिक्षा का स्तर कैसे गिर गया है। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि पहले अगर देखिए किताबें कितनी मोटी हुआ करती थी। क्यों? पहले बच्चे बहुत तेज हुआ करते थे और आज सिलेबस को इतना घटा दिया गया है, इतना कम कर दिया गया है। जो बुक भी लगती है जैसे पहली और तीसरी क्लास के बच्चों की है। तो इसे क्या मैं समझूं? क्या बच्चे की मानसिकता घट गई है या सरकार की मानसिकता गिर गई है? क्या सरकार की ये सोच बदल गई है कि बच्चे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बच्चों को जो है वो सारे सिलेबस हटा दिया जाना चाहिए जो पहले बच्चे पढ़ते थे? आखिर इन नीतियों का क्या कारण हो सकता है? क्या सरकार को इस बात को एहसास है कि स्कूलों में सिर्फ टीचर पैसे ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं? आखिर किन कारणों से सिलेबस को घटाया गया? क्या आज बच्चों का दिमाग एक चीज़ की तरह सॉफ्ट हो गया है? देखा जाए तो सीबीएसई ने जितने जो है बुकों को जो है सिलेबस को आधे से अधिक कम कर दिया। आखिर किन कारणों से किया? क्या बच्चे की मानसिकता आज ख़त्म हो गई है, पढ़ने लिखने की क्षमता ख़त्म हो गई है? तो सोचिए और विचार कीजिए कि कहीं सरकार ये तो नहीं कर रही कि बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सिर्फ खाना खिलाने पे ही लगे रहे, इसी पे बच्चों का ध्यान हो कि कब छुट्टी हो खाना खाने के लिए दौड़े लोग। देखिए, योजना बनाई जाती है, अच्छी है, बट कहते हैं योजना तब सफल होती है जब इसका सार्थकता सिद्ध हो। सभी इंटरनेशनल लेवल पर यह बात कही गई कि बच्चे शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, समझदार हों। लेकिन यहाँ क्या? यहाँ तो बच्चों को पढ़ने तक भी नहीं आ रहा है, लिखने तक तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, इनको पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा है और 8th 9th क्लास पास होते चले जा रहे हैं। तो समझिए, विचार कीजिए, आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो बच्चे एडमिशन करवाते हैं, इंजीनियरिंग में करवा रहे हैं, हर जगह करवा रहे हैं। तो आखिर इतने में एडमिशन करवा रहे हैं तो वो बच्चे जो जिनको लिखने तक भी नहीं आ रहा वो पास कैसे हो रहे हैं? अगर पास होकर निकल भी गए, कोई फील्ड में जा रहे हैं, तो ये क्या? ये तो बड़ा बड़ा जो ये देखिए पुल है वो धराशायी हो रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग ख़त्म हो रहे हैं। क्या उसमें क्या खामियाँ हैं जिनके कारण से ऐसा हो रहा है? क्या जो बच्चे पढ़ लिख के आगे जा रहे हैं वो क्या बेकार हैं? और ये क्या राजनीति तक भी ये बात को सीमित नहीं रखा गया। राजनीतिक में भी तो लालचों का पिटारा आम व्यक्तियों के लिए भरा जा रहा है। क्या राजनीति में लोग जा रहे हैं क्या यही पढ़ लिख के गए हैं कि लोगों को लालच दो और लोगों को देश को बर्बाद करो? तो यहाँ बहुत प्रश्न उठते हैं। अगर देखा जाए शिक्षा का स्तर उच्च है तो आखिर बच्चे शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देश में बेरोजगारी, अनपढ़ता, भूखमरी, महंगाई ये सब बढ़ती ही चली जा रही है। आतंकवादी गतिविधियां भी इतनी बढ़ गई है कि यह सोचना पड़ रहा है। और देखा जाए तो प्राकृतिक भी हमें नहीं बख्शा है। आए दिन देखिए इतने रेन हो रही है कि लैंडस्लाइड होते चले जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तरह तरह की जो है आपदाएँ आ रही है।
क्या इसका कारण अनपढ़ता नहीं है कहीं हद तक? हमने एक बात पढ़ी थी कि पेड़ हो या इंसान हो, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेड है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो पौधा जो है अपना खाना बनाता है, और पौधा जो अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ता है तो आप उससे सांस लेते हो। अब सोचिए, विचार कीजिए, क्या तिरपान स्टडी सेंटर ने बात सही उठाई है यहाँ पर? तो ये अनपढ़ता नहीं तो क्या है जो हम पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति तो जो कहते हैं पेड़ को तो छू भी नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है कि पेड़ पौधा नहीं तो इंसान का अस्तित्व कहाँ से। तो यहाँ प्रश्न बहुत उठते हैं, और उठते हैं तो सरकार की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार एक माध्यम है जो सख्त रूल रेगुलेशन बना के इन जीव जंतुओं को, पर्यावरण को संरक्षित रख सके, और जो बच्चे अनपढ़ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोका जाए और उनको जो है सही मार्गदर्शन किया जाए, उनको समझ दिया जाए। प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ ये बात बोलते हैं कि बच्चे 6वीं क्लास में, अगर पहली क्लास में जाते हैं, अगर 6 साल के होंगे तो उनको पहली क्लास में एडमिशन मिलती है। लेकिन बेशर्ते ये भी होता है कि बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, यानी वो पढ़ भी सके और लिख भी सके। वही बच्चों को जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन होना चाहिए। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर आप चले जाइए तो 6 साल को बच्चे को जो है तीसरी क्लास में डाल देते हैं और 4 साल बच्चे को पहली क्लास में। आखिर ये नीति क्या है? मैंने कई क्षेत्रों में देखी है, और मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि बच्चे 6 साल के हैं और उनको तीसरी क्लास में सरकारी स्कूल में डाला गया है, जबकि प्राइवेट स्कूल वाले तो पहली क्लास में 6 साल के बच्चों को ही लेती हैं, और यहाँ सरकारी में 6 साल के बच्चों को तीसरी क्लास में, और जिनको मात्राओं का भी ज्ञान न हो, पढ़ने का भी न पता हो। तो सोचिए ये कैसी विडंबना है, और ये देश की कैसी शिक्षा नीति है। मुझे तो लगता है इसमें भी एक साजिश है, सरकार को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश रच रही है। कारण क्या है? सरकार को अनपढ़ व्यक्तियों से बहुत ही फ़ायदा होता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं होते, समझदार नहीं होते हैं, उनको जो है इलेक्शन में वो बेखूबी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ लालच दे देते हैं और फटाक से जो है अपनी तरफ वोट कर लेती हैं। तो मुझे तो लगता है ये साजिश है, ठीक है ना, साजिश है वोट प्राप्त करने के लिए। चलिए छोड़िए ये बातों को, आगे हम टॉपिक को देखें। आगे हमारे समक्ष आया है सर्व शिक्षा अभियान। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक महत्वाकांक्षा योजना को सर्व शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है, और इसे 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन शिक्षा ग्रांट योजना के अंतर्गत जो है 2005 तक हेतु पाठ्यक्रम की व्यवस्था किया जाएगा। सभी प्रकार की लैंगिक भेदभाव को प्राथमिक स्तर पर दूर किया जाएगा, और वर्ष 2010 तक जो है सार्वभौमिक विद्यालय उपस्थिति या ड्रॉप आउट दर समाप्त करना बहुत ही प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वो हम मकाम नहीं हासिल कर सके हैं जो हमें करना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा के संतुष्टिजनक गुणवत्ता जीवन के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर जोर दिया जाएगा। ये भी बात जो है सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया था। लेकिन देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान की जो नीतियाँ थी वो आज तक सफल नहीं हो पाई। सबसे प्रथम हमारा आता है प्राथमिक शिक्षा हेतु जो है राष्ट्रीय पोषण समर्थन कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी, और इस योजना की शुरुआत जो आरंभिक जो है शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य के लिए की गई थी। यानी देखा जाए तो इस योजना का शुरुआत जो है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से की गई थी, और यह अभी तक चल रही है। मध्याह्न भोजन योजना के मुख्य उद्देश्य थे कि सरकारी, स्थानीय सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल व इस तरह की शिक्षा के अन्य केंद्रों में पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे की पोषण स्थिति को सुधारना। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि अगर हम बच्चों को एक टाइम अच्छे खाना खिला दे तो बच्चे का क्या पोषण सुधर जाएगा? अगर यही बात सरकार अगर ध्यान देती महंगाई को कम कर देने पे, तो क्या बच्चे की पोषण सुधर नहीं सकता था? मैंने एक बात सुना था कि बच्चे का पोषण उसे माँ से प्राप्त होती है। अगर माँ अच्छे भोजन ग्रहण करती है तो बच्चे जो होते हैं पोषित होते हैं।
लेकिन मैं यहाँ एक और प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि सरकार ने मध्य वाहन भोजन योजना तो बनाई, लेकिन इस भोजन का क्या उन्होंने कभी खुद ग्रहण करके देखा कि ये भोजन किस मटेरियल के बनाए जा रहे हैं, किस तरह से बनाए जा रहे हैं। मैंने तो कई कई जगह न्यूज़ भी सुना था कि मध्याह्न भोजन योजना करते समय कई बच्चों के जो है बेहोश हो गए, कई बच्चे जहरीले भोजन के शिकार हो गए। तो सरकार क्या आंख बंद कर रखी है इन भोजन योजनाओं के अंतर्गत? देखा जाए तो ये नीतियाँ बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए थी, लेकिन सरकार को ये नीतियाँ नहीं अपनानी चाहिए थी। सरकार को नीति ये अपनाना चाहिए था कि जितना हो सके महंगाई को कम करे, कि जो आम गरीबों तक भी अच्छे भोजन पहुंच सके। लेकिन सरकार इन नीतियों का कभी अनुसरण किया नहीं। सरकार ने तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो है इस तरह की योजनाएं लागू कर दी। चलो योजना लागू की अच्छी बात है, लेकिन कभी इस योजना को जो है कभी मुख मोड़ के देखे कि इस योजना का क्या लाभांतरित बच्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि लाभांतरित सिर्फ आप उन कर्मचारियों के लिए बनाया जो सरकारी विभाग में काम कर रहे थे। देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ उन लोगों को जो भोजन जो है जिन्होंने प्रोवाइड करवाई। आज उन कंपनियों की जो है अच्छी खासी जो रकम बटोरने में सफल हो गए। आज देखा जाए कभी खाना खा के आप देखिए बच्चों की, समझ में आएगा कि इसमें पोषण तो कई किलोमीटर दूर है यहाँ पर, और सरकार यहाँ पर कह रही कि बच्चों को पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए ये कार्यक्रम को चलाया गया। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। यहाँ पर सरकार की नीतियों को जो है बदलने की आवश्यकता है। सरकार जो नीतियाँ बना रही है, कहते हैं तब सशक्त होती है जब सरकार स्वयं इस पर निगरानी रखे। जब सरकार नियम बना देती है और कुछ जो लोग होते हैं लालची लोगों के हाथों में सौंप देते हैं, तो जर्नल सी बात है इस चीम का धजिया उड़ना एक आम बात हो जाती है। मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि मध्याह्न भोजन योजना अभी तक सफल नहीं हुई है। सरकार की जो नीतियाँ थी वो बिल्कुल इससे विपरीत गई, और भोजन जो प्राप्त होते हैं बच्चों को वो अच्छे किस्म का नहीं होते हैं, बहुत ही घटिया दर्जे के होते हैं। और कभी भोजन अच्छा बनाया भी जाता है, तब बनाया जाता है जब मंत्री जी स्कूल में पधारते हैं, तब उनके लिए स्पेशल भोजन बना के जो है पेश किया जाता है कि बच्चों के लिए हम इसी प्रकार के भोजन बनाते हैं। तो आज वही बात है, आज कोई सही नहीं है, सब गलत ही रास्तों पर चलने के लिए अग्रसर है। आगे हम बात करें अभावग्रस्त वर्गों की सहायता कर इन वर्गों के गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना था, उनके शिक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना, ये बात यहाँ दर्शाई गई। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बात जो है सरकार की असफल मानता हूँ। कारण क्या है? अभावग्रस्त यानी डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब होता है, चलिए सरकार ने शिक्षा केंद्र खोले, अच्छी बात है, सरकारी स्कूल भी खोले, अच्छी बात है, प्राइवेट स्कूल में भी सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं आरटीई के रिगार्डिंग, जो है बच्चों को निःशुल्क जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूल में भी। लेकिन यहाँ भी सरकार ने अपनी नीतियों पर जो है ज़बरदस्त प्रहार किया गरीबों के ऊपर। अब सरकार ने क्या नीतियाँ बना दिया कि अब एडमिशन होगा कंप्यूटराइज, और बच्चों को जो है 1.5 किलोमीटर के दायरे का ही लिया जाएगा प्राइवेट स्कूल में, बाकी सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई गरीब एरिया सरकारी प्राइवेट स्कूल से अगर 5 किलोमीटर दूर हो, 3 किलोमीटर दूर हो, तो क्या इस नीतियों पर खरा उतरा जा सकता है? आप कहोगे कदाचित नहीं। और ये नीतियाँ कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में अपनाई गई। क्या सरकार ने इस बात पर एनालाइज किया कि कंप्यूटर में अगर हम 1.5 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं तो कंप्यूटर जर्नल सी बात है 1.5 किलोमीटर ही शो करेगा। और आज क्या लगता है आपको, सभी लोग ईमानदार की पुतली बने हुए हैं? क्या आधार कार्ड फर्जी नहीं बना सकते हो? क्या वो इनकम सर्टिफिकेट फर्जी नहीं बना सकते? दोस्तों, आज इस दुनिया में सब कुछ फर्जी बनाया जा सकती है। तो देखिए सरकार की नीतियाँ किस प्रकार आज दम तोड़ रही है। और आम गरीब बंदों को जो इक्का दुक्का बच्चा गलती से प्राइवेट स्कूल में सिलेक्शन हो जाती थी, अच्छा शिक्षा, अच्छा माहौल मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिलने वाला है। अब तो जो भी होगा, आप अपने स्कूल, अपने क्षेत्र के दायरे में जाइए, स्कूल में एडमिशन करवाइए और बच्चों को मूर्ख बनाइए। ये नीति आप बनने लग गई है।
मैं एक और प्रश्न उठाता हूँ यहाँ पर, अगर सरकारी स्कूल की पढ़ाई इतनी अच्छी है, इतनी सुलभ है, तो इतने मंत्री सके बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? जितने भी मंत्री देख लीजिए, आज तक उठा के किताब कलम देख लीजिए, एक भी मंत्री के बच्चा जो होगा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। सब के सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या सब के सब विदेश में जाके पढ़ेंगे। आखिर विदेश में जाकर क्यों पढ़ते? क्या भारत की शिक्षा नीति सही नहीं है? और ये सरकार सबके देखिए, शिक्षा की नीति को ऐसे बखान करते हैं कि हम तो शिक्षा में इतने सुधार कर दिए कि अगला जो सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन होगा उन्हीं के बच्चे को एडमिशन होने वाला है। भाषण में तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं ना, मन चकरा जाता है और दिल घबरा जाता है कि कितना सुधार इन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप जाके देखोगे ज़मीनी हकीकत, तो सब कुछ बदला हुआ नज़र आएगा। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, मुझे एहसास है कि आम गरीब बच्चों को वही बच्चा अच्छा पढ़ रहा है जिसके माता पिता सशक्त हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो या सरकारी स्कूल में हो। जो माता पिता अपने बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं उन्हीं का बच्चा अच्छा बन रहा है। स्कूल से और या कोई भी स्कूल से बच्चे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि सरकार की नीतियाँ यहाँ पर सख्त नहीं हैं, रूल रेगुलेशन सही नहीं है। और मुझे इस बात का सदैव अफसोस रहेगा कि हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी नीतियाँ वही है एक पद प्राप्त करने की। सरकार को इसमें सोचने की आवश्यकता है कि जब मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से किलोमीटर दूर रखता हूँ, तो आम गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ेंगे? और जब सरकारी स्कूल में वो पढ़ेंगे तो उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं होगी अच्छी? सोचिए, विचार कीजिए। हम आगे इस पे बात आगे नहीं करेंगे। आगे है गर्मियों की छुट्टी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को जो है पोषण आहार प्रदान करना। यानी देखा जाए तो सरकार सिर्फ पोषण आहार ही बच्चों को ग्रहण करवाती है। आगे जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है 1988 में हुई थी, और इसका उद्देश्य जो था 15 से 35 वर्ष के जो है अनपढ़ लोगों को जो है काम चलाऊ साक्षरता प्रदान करना। और ये कई क्षेत्रों में जो है स्टार्टिंग दौर में चलाई गई, लेकिन देखा जाए तो अब के समय जो है ये बिल्कुल ठप हो गई है। कहते हैं कोई भी प्रोग्राम का जो है तो होता है शुरुआती दौर में बहुत ही बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों में जो है इसकी जो है उत्सुकता कम जाती है। और ये देखने को भी मिला, पहले सरकार बहुत प्रोत्साहित करती थी इसके अंतर्गत, लेकिन अब जो है ये कहीं कहीं चल रही है और बहुत ही जो है दुखदायी परिस्थिति में ये आ चुकी है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य कार्यक्रम पुण्य साक्षरता प्रचार करना था, जिसके द्वारा सभी प्रौढ़ शिक्षकों को जो बुनियादी साक्षरता प्रदान करना था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये देखा जाए तो मिशन थी, जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है साक्षर करना, और ये ज़रूरी भी था। कहते हैं गांव में इसका जो है खूब जोर जो है प्रैक्टिस की गई और बहुत से लोग इस कार्यक्रम से जुड़े भी, लेकिन सरकार की जो है ढीला रवैया के कारण जो है ये अब उतनी प्रोत्साहित के साथ नहीं चल रही जितनी पहले स्टार्टिंग में हुआ था। तो कहते हैं ये बात कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ही आती है, क्योंकि लोग ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, उनको समझाने की आवश्यकता थी। और इसके पश्चात साक्षरता के बाद का ये कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके द्वारा नव साक्षरों को साक्षर कौशल के दृढ़ करना। इसके पश्चात शिक्षा कार्यक्रम को लगातार जारी रखने के उद्देश्य से जो है गाँव में पुस्तकालय पढ़ाई के लिए कमरों की व्यवस्था की गई, और इसके अलावा जन शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से नव साक्षरों जो है समाज के अभावग्रस्त वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और आगे जो हम इसके बात करेंगे इसके राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रमुख के परिणाम, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का क्या परिणाम आया। अब देखिए, यहाँ परिणाम जो होगा सुखद ही होगी, लेकिन वास्तविकता तौर पे ये सच्चाई नहीं रहती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसका प्रमुख परिणाम क्या क्या आए और इसका क्या जो है लोगों पर असर पड़ा। पहली प्रभाव तो यही देखा गया, इसका परिणाम यही हुआ कि ये योजना देश के जो है 597 जिलों में पहुंचाने में सफल रहा, जिसके अंतर्गत 12.4 करोड़ लोगों को साक्षर किया गया। लेकिन ये बात जो यहाँ पर लिखी गई है साक्षर किया गया, ये कहीं हद तक झूठी बात है,
कहते हैं इतने व्यक्ति कोई साक्षर नहीं हुए, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में चलाई तो बहुत ही शोर जोर से थी, लेकिन ये बाद में कुछ समय बाद जो है ठंडा पड़ गया, लोगों को साक्षर करने में असफल हो गए। ये सच्चाई है और इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। देश की साक्षरता दर जो था 1991 में 52.21% से बढ़कर 2001 में 65.37% हो गई। अब देखिए आपका आंकड़ा है, आप जो मर्जी डाल दीजिए, इसको जो है नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। लेकिन 65% जो आप साक्षरता दर को दर्शा रहे हैं, क्या आपको पता है कि साक्षर व्यक्ति कौन होता है? जो किसी चीज़ को पढ़ सके, लिख सके, समझ सके, वो साक्षर कहलाता है। लेकिन आज के समय में जब अब अच्छे स्कूल में जो है बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही, जब बच्चे जो है 9th 10th क्लास में आके भी उनको पढ़ने लिखने समझने नहीं आ रहा है, तो जब शहरों की ये दशा है तो ग्रामीण क्षेत्र की क्या दशा होगी? ये बहुत सोचनीय वाली बात है। कहते हैं आंकड़ा यहाँ दिखा देने से, सरकार को जो है बरगला देने से, सच्चाई से जो है मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैंने कहा ना, जब ये कार्यक्रम शुरू की गई, जैसे आपको पता है जो स्वच्छता अभियान चलाई गई तो कुछ सालों तक, यानी 1 साल तक बड़े जोर शोर से चलाई गई। आप तो सिर्फ साक्षरता, जैसे कि स्वच्छता जो होते हैं दिवस, उसी दिन मंत्री लोग भी निकलते हैं झाड़ू लेके और सब लोग भी इसको थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं देखा जाए तो इन चीज़ों को सिर्फ दिवस के रूप में ही मनाने का प्रावधान हो गया, लेकिन वास्तविकता में नहीं देखने को मिला। अगर ये देखने को मिला तो क्या यमुना नदी इतनी साफ़ नहीं होती, गंगा इतनी साफ़ नहीं दिखती? क्या चारों तरफ आप जब शहर से बाहर निकलते हो तो गंदगी जो रोडों पर इतने फैले हुए होते हैं, वो भी अच्छे अच्छे शहरों में, तो क्या ये हमें नज़र आती? संभवतः ही नहीं था। तो ये सिर्फ कार्यक्रम बनाई गई, लेकिन सख्ती नहीं अपनाया गया। कहते हैं जहाँ कूड़ा लोग फेंक देते हैं वहाँ पर एक पोस्टर लगा देते हैं, 500 रुपया जुर्माना, लेकिन फिर भी वहाँ पर ही लोग आकर फेंक देते हैं। कहते हैं लिख देने से नहीं होता है, उस पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है, और जब तक सख्ती नहीं बरती जाएगी तब तक लोग समझदार नहीं बन सकते हैं। और हमारे देश का जो है विश्व के सतह पर रिप्रेजेंट जो होगा, वो तो आप समझ ही सकते हो किस प्रकार होगा, क्योंकि देश की जो है कोई भी चीज़ का जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है तो यही सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं अगर जैसा आप पहला अट्रैक्शन दोगे वैसा ही लास्ट अट्रैक्शन होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर साक्षरता दर के अंतर्गत जो बात बताई गई, कहीं हद तक सारी बातें झूठ है, और इस बात को मैं मानता हूँ और आप भी मानते ही होंगे, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है। साक्षरता दर भारत में अभी भी बहुत ही कम है ज़मीनी हकीकत के अंतर्गत। बच्चे बेशक आज क्लास उन्होंने बहुत बड़े बड़े में डाल दिया है, लेकिन उनकी जो नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज उनके पास नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति को जो है फेस करता हूँ। यह जब तक किसी देश दशक में दर्ज की गई सर्वश्रेष्ठ वृद्धि थी, लेकिन देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है वृद्धि दर दिखाया गया। कहते हैं ऐसे बहुत सी घटनाएँ हैं। कुछ समय पहले एक व्यक्ति का राज होता था रेल पे, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही तरक्की दिखाया और लोग भी हैरान हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी उस व्यक्ति को बुलाया और वहाँ पर जो है अपनी मैनेजमेंट की जो है लोगों को पढ़ाने की बात कही, लेकिन जब उसकी सरकार वहाँ से हटी तब पता चला कि जो है हमारा रेलवे कितनी जो है कर्ज में डूबी हुई है। तो देखा जाए तो ये हमारे लिए कई उदाहरण हैं जो देश को सिर्फ ये लोग बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं कागजी कार्रवाई में, लेकिन ज़मीनी हकीकत दूर दूर तक नज़र नहीं आती। कोई राज्य ये कहता है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है ही नहीं, हम तो जो भी भ्रष्टाचार करते हैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके हम उस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जब लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि लोगों ने मुझसे ये घूस लिया, इतना पैसा मांग किया, इतना किया, फिर मुझे तरस आती है। फिर मैं पूछता हूँ कि आपका मोबाइल क्यों नहीं था, आप मोबाइल क्यों नहीं बना के मंत्री लोगों के पास भेज दिए? तो वो कहता भाई पहले ही उन्होंने मोबाइल निकलवा लिया था। तो देखिए अब कैसी दुर्दशा लोगों की है हो रखी है। आप तो जितना उस समय पहले कम करप्शन में लिया करते थे, आप तो उससे भी 4 गुना ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग खुद ही प्रोत्साहित कर रहे हैं करप्शन करने के लिए। तो ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है दोस्तों। कहते हैं जो चीज़ होती है वो चीज़ दिखती नहीं है, और जो दिखती है वो होती नहीं है। इसलिए समझदार बनने में ही फ़ायदा है। उन उपलब्धियों के बावजूद आज भी विश्व में जो है 15 वर्ष से अधिक आयु के कुल निरक्षरों में जो है 34% भारत में ही हैं।
अब यहाँ 34% दर्शाया गया कि भारत में साक्षरता दर कमी है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ 50 से भी बहुत ही कम है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट ही है, जो मैंने कहा ना, जो ज़मीन की हकीकत है, आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। साक्षरता के संबंधित क्षेत्रीय, लैंगिक और सामाजिक विषमताएँ अभी भी व्याप्त है। तो समाज में जनरल सी बात है, लैंगिक जो भेदभाव है आज भी समाज में देखने को पूरी मिलती है। उपरोक्त तथ्यों के जो है मद्देनजर से भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि साक्षरता के लिए अब जो है समेकित एकीकृत उपगमा अपनाया जाएगा। सरकार हमेशा अच्छे प्रयत्न करती है, बट इसको जो है कुछ समय तक ही लागू रहती है और उसके पश्चात ये जो है पूरी तरह से लागू नहीं हो पाती है। और इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान और पोस्ट साक्षरता कार्यक्रम दोनों ही अब साक्षरता योजना के अंतर्गत चलाए जाएंगे। आप बेशक योजनाएं चलाइए, लेकिन योजना चलाने का सार्थकता को सिद्ध कीजिए। जो रूल कहता है साक्षर व्यक्ति उन्हें कहते हैं जो पढ़ लिख समझ सके, ऐसे करिए। सिर्फ कागजी बातों पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कागजी बातें सब झूठी होती है। आज स्कूल में, कॉलेजों में इतनी नकल की प्रावधान है कि लोग अनपढ़ से अनपढ़ इंजीनियर बन रहे हैं और कहते हैं अनपढ़ से अनपढ़ लोग जो है बड़े बड़े अफसर, डॉक्टर सब बन रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज कहीं भी चले जाइए हॉस्पिटल में, वहाँ पर व्यक्ति जो है दवाई नेट से रिसर्च करके दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंजीनियर के बनाया हुआ बड़े बड़े महल जो होते हैं 2 सेकंड में जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आखिर क्यों? क्या उनको समझ नहीं थी कि किस प्रकार बनाना चाहिए? आए दिन आपने देखा होगा, कभी रेलवे पुल गिर जाती है, कभी जो है बड़े बड़े ब्रिज गिर जाती है। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? क्या जब ये लोग बना रहे होते हैं तो क्या उन सारे मुसीबतों को सामने न रख के नहीं बनाते हैं कि जो इसके साथ हो सकता है? लेते हैं और मटेरियल लगा देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इंजीनियर सच्चा होता है तो वो हर बात को देखता है, प्रेजेंट भी देखता है, फ्यूचर भी देखता है, पास्ट भी देखता है, और तब जाके कोई चीज़ को निर्माण अधीन करता है। लेकिन आज के समय में आप देख लीजिएगा, सरकार की तरफ से अगर 1 लाख रुपया इसको बनाने के लिए दी गई है तो मुश्किल से जो है हज़ारों में ये रुपया लगाती हैं, बाकी सब जो है लोगों में आपस में बट जाती हैं। तो ये सारे करप्शन के कारण है। भारत में जितनी भी मुसीबत आती है सबका कारण करप्शन कहीं ना कहीं है। अब कहीं देखिए बरसात में पानी भर जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या उसमें पाइप नहीं लगवाई? उन्होंने दूरदर्शिता नहीं दिखाई। जब उनको पता था कि इतने छोटे पाइप में पहले भी पानी भर जाती थी तो थोड़ा बड़ा पाइप लगा लेते, लेकिन वो लोग जो है पारदर्शिता नहीं दिखाते हैं। तो यही बात है, साक्षरता का इनको समझ नहीं है। ये ना तो आगे का सोचते हैं ना पीछे का सोचते हैं, सिर्फ अपना काम जो है करके दिखा देते हैं। कई रोड को देखिए, 2 दिन पहले बनाई गई थी और थोड़ा सा बरसात हुआ सारे रोड ही गायब हो गया। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ रिश्वतखोरी नज़र आ रही थी। कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया बनाना, न कि कभी चालू और कभी बंद होने वाली गतिविधियाँ। कहते हैं ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति होती है दोस्तों कि चालू और कभी बंद प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जिनमें साक्षरता का बुनियादी स्तर पार कर लिया है उसको एक दृढ़ीकरण, व्यावसायिक कौशल एवं जीवन शैली की एकीकृत शिक्षा के आयामों में सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता देना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि बुनियादी स्तर पर जो है इनको काफ़ी दृढ़ बनाने की कोशिश करना चाहिए। इनके जीवन कौशल को जो है काफ़ी अच्छा से अच्छा बनाने की प्राथमिकता देना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सिर्फ आप कभी चालू कर दो कोई भी प्रक्रिया को, कभी बंद कर दो, तो इससे जो है व्यक्ति साक्षर नहीं हो सकता है। आपका मिशन तो बन चुका है, लेकिन आपने जो कार्य करना था वो कुछ भी आपने नहीं किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सभी के लिए स्वास्थ्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रावधान होना जरूरी भी है। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1951 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। अब देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, भारत प्रथम देश था जो 1951 में। क्या ये परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है कारगर सिद्ध हुआ? तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा नहीं, ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ और परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है ख़त्म हो गया। यह कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वास्थ्य में वृद्धि एवं देश के कल्याण में उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन उस समय दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कम थी।
जिसे कुछ दशकों में पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया गया। यद्यपि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अपेक्षा के अनुरूप ढांचा तैयार नहीं किया, पर सरकार अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। अब देखिए, जब ये वर्ड सुनता हूँ ना, प्रयास कर रही है, तो मुझे बड़ी अफसोस होती है कि ये लोग कब तक जो है प्रयास करते ही रहेंगे। कोई इतना अपने आप को विकसित जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है कि हमारे तो इतने स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी विकसित हैं कि जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उन्हीं क्षेत्र के लोग अधिक बीमार पड़ रहे होते हैं। तो कहते हैं सिर्फ बोलने से नहीं होता है, कागजी कार्रवाई करने से नहीं होता है, उसको ज़मीनी हकीकत पर उतार के देखना होता है। हालांकि भारत ने स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के विकास में नियमित प्रगति की है, लेकिन अभी के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। और वर्ष 2000 तक अभी के लिए स्वास्थ्य का प्रतिपादन विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो यूनेस्को द्वारा 1978 में जुलतेमाउन की बैठक में किया गया था। और इस उद्देश्य को जो हस्ताक्षर राष्ट्र होने के कारण भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन, पोषक आहार सहायता कार्यक्रम को प्राथमिकता देना शुरू किया था। मैं देखिए एक बात साफ शब्दों में कहता हूँ, अगर इन चीज़ों से अगर छुटकारा पाना है तो दो ही कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक जो है लोगों में शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा होना चाहिए, और दूसरा जो है जो महंगाई है उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर शिक्षा का स्तर ऊंचा रहेगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन, पोषण आहार सहायक सब के सब जो है सार्थक सिद्ध हो जाएंगे। सरकार को सिर्फ 2 कदम उठाने हैं, एक शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा करना है, और दूसरा जो है महंगाई को कम करना है। अगर ये दोनों कर देते हैं तो जर्नल सी बात है, हमारा देश सबसे आगे हो जाएगा। और ये मुझे पता है कभी भी नहीं किया जाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सरकार को जो है अगले इलेक्शन की तैयारी जो करना है, तो ये कार्यक्रम को क्यों करें। भारत से विश्व के नेताओं ने इस लक्ष्य को वर्ष 2000 तक प्राप्त करने के प्रयास किए थे, सिर्फ प्रयास किया गया, हकीकत में ये साबित नहीं हो सका। 1951 से 2001 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है, और 1951 में जो है 36.10 करोड़ से 2001 में देखा जाए तो 102 से 70 करोड़ तक पहुंच गई है। यानी देखा जाए तो जनसंख्या की एक बहुत बड़ी जो है सुनामी आ रही है, और इसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है, क्योंकि सरकार ने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाई थी वो सफल थी। कहते हैं सभी कार्यक्रम बनाई गई, लेकिन सारे के सारे कार्यक्रम धरा का धरा रह गया। मुझे नहीं लगा कि कोई कार्यक्रम जो है सफल हुआ हो, और इन क्षेत्रों में मांग और पूर्ति में भारी अंतर पैदा हो गया। यदि हम देश में चिकित्सा सेवाओं को वितरण पर गौर करें तो हम देखेंगे कि उसमें अधिकतम असमानताएं ही नज़र आ रहा है। ज़्यादातर चिकित्सा सुविधाएं बड़े शहरों और नगरों में ही संकेंद्रित है, बात सही है। गांव में आप चले जाएं, आपको 100 किलोमीटर के दायरे में भी कोई आपको जो है क्लिनिक या कोई डिस्पेंसरी नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार की नीतियां सिर्फ शहरों के लिए ही होती है। गांव में तो पैसा जाते जाते सबके में बट जाती है, तो वहाँ पर कहाँ जो है इस चीज़ का व्यवस्था होगा। सरकार बहुत कहती है हम ये चीज़ कर दिया, वो चीज़ कर दिया। अरे ज़मीनी हकीकत जाके देखो यार, तब पता आपको लगेगा कि सच्चाई क्या है। सिर्फ सबके टीवीओं पर बोल देने से थोड़ी हो जाता है कि हमने ये कार्यक्रम कर दिया, ये कर दिया। आपने तो बहुत से कार्यक्रम चला दिए, लेकिन ये कार्यक्रम कहाँ तक सफल हुआ, इस बात की गणना कीजिए ना। चलाने वाले तो सब कुछ कहते, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन ये कहते अमल में उतारी जाए तब ना बात बनता है। और इस विषमता को दूर करने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू किया है। यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अलावा भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अनेक योजनाएं शुरू की है, जैसे जननी सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि योजना और किशोर शक्ति योजना। मैंने कहा ना, योजनाओं की कमी नहीं है, सरकार का काम ही है योजना बनाना। और योजना सफल हो रही है कि नहीं, इसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा ही होगा कि सरकार ने इतने सारे खाता खुलवा दी कि कहते एक सुनामी सा आ गया खाता खुलवाने की, लेकिन वो खाता सब क्या हुआ, सब के सब फर्जी रहे और कोई अभी चालू भी नहीं है। तो मैंने कहा ना, सिर्फ आदेश देने से नहीं होता है, उस पर अमल करने से ही होता है। कहते हैं कोई चीज़ में अगर आप पैसा भी लगा रहे हो, अगर बाद में आपको चाहिए तो इसके लिए आपके चप्पल घिस जाएंगे, क्योंकि सरकार इससे अपना फ़ायदा सोचती है, जो लोगों की फ़ायदा नहीं सोचते हैं। अगर मान लीजिए जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया था
उसमें सभी व्यक्तियों को खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चलिए खाता खुलवा लिया, लेकिन जो पहले से ही खाता खुले थे उनका क्या? कहते हैं जिनके 2-2 खाता खुले थे उन्होंने भी खाता खुलवाया। तो क्या फ़ायदा हुआ इससे? फ़ायदा देखिए क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बाद में क्या हुआ, स्वास्थ्य के अंतर्गत पैसा काटा गया, फिर से आपको बीमा के अंतर्गत पैसा उसी में से काटा गया, तरह तरह के पैतराएँ अपनाई गई। और क्या हुआ, ऐसा क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। खाता तो लाखों खोले गए, अब कहते हैं ना कितने खोले गए, ये आप एक रिकॉर्ड होगा, लेकिन किस काम के? क्या जो पहले से खाता खुले हुए थे, क्या इसमें सूद नहीं लिया जा सकता था? तो मैं कहा ना कि सिर्फ ये कागज़ाई बातें होती है और सिर्फ अपने काम को जो है दिखाने का एक जरिया होता है कि हम अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं जग कल्याण के लिए, हम राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र के लिए मर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आती। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की सफलता के कारण भारत सरकार ने इसी तरह की योजना शहर में लागू करना चाहती है, जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना का नाम दिया गया। अब यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें आपको इतने सारी योजनाएं दिखने को मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि हमारे देश में कितने प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी भारत विकसित नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई। देखिए यहाँ पर योजना है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो यही बनाया गया राष्ट्रीय बैक्टीरिया जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और इम्पोर्टेंट भी था। उसके बाद था राष्ट्रीय फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फिलेरिया के लिए भी एक कार्यक्रम बनाया गया। राष्ट्रीय जो है कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरुआत की गई। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया गया और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी जो है प्रमाण चढ़ाया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को भी जो है कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया और राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा चलाई गई। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण पर कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया और बहरापन की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है शुभ नियंत्रण हुआ। लेकिन मधुमेह, CVD और स्ट्रोक रोकथाम के नियंत्रण के लिए भी कार्यक्रम बहुत चलाए गए और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया। दृष्टिहीन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए। अब देखिए कार्यक्रम की कमी नहीं है, हर एक बुराई पर कार्यक्रम चलाई गई है, लेकिन देखा जाए तो क्या तम्बाकू जो है लोगों से दूर हुई? क्या डायबिटीज़ की बीमारी दूर हुई? तो कहते हैं कुछ भी दूर नहीं हुआ। कारण क्या था? इन कार्यक्रमों को जो है सख्ती से लागू नहीं किया गया। मैं यही बात कहता हूँ, सरकार बहुत अच्छे अच्छे रूल रेगुलेशन बनाती है, अगर उन्हीं रूल रेगुलेशन को सरकार अगर अमल में लाए, उसका लोगों तक प्रचार करे, लोगों तक सुनिश्चित करे और सख्ती के साथ लागू करे। जैसे कोरोना वायरस में आपने देखा था हर जगह सख्ती थी, लोग जैसे ही बाहर निकलते थे डंडा पे डंडा लगने जाता था, फिर लोग भी डर गए थे। लेकिन आज सिर्फ कार्यक्रम बना दिया जाता है और इसमें अमल नहीं की जाती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे तो यही लगता है कि सरकार को भाई अपनी इलेक्शन की टेंशन होती है, क्योंकि अगला इलेक्शन भी उनको जीतना होता है। अगर लोगों पे सख्ती डालेंगे तो लोग जो है उनको नकार देंगे, जनरल सी बात है। शायद इसीलिए जो है वो कुछ नहीं करती हैं। जैसे आप लोग भी जितना मैंने कहा था कि जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि कहते हैं ना आप स्वयं समझ लीजिएगा, अगर दूसरे बच्चे तक नहीं पहुंचेगा तो तिरपान सिटी सेंटर का प्रयास जो है असफल रह जाएगा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ और समझता भी हूँ कि कहते हैं ना अच्छी बात कहीं से भी आपको मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। पढ़ाई के अंतर्गत, समझ के अंतर्गत जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो सदैव इम्पोर्टेंट ही रहेगा और जो गलत बात है उसको कभी भी अनुसरण नहीं कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही बेस्ट हूँ, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जो हैं बेस्ट हैं और अच्छे से अच्छे कर रहे हैं। सबको देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन जो बेस्ट है वो बेस्ट ही रहता है हमेशा। ठीक है, अगर आपको अच्छी बात लगता है, समझ में आता है, तो जाके आप क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए। नहीं आता तो मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जो चीज़ अच्छा है ही नहीं तो शेयर करके क्या फ़ायदा। मैं सच्चाई बोलता हूँ, चाहे इसको जो मर्जी हो। मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं रहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे तो आपसे उम्मीद रहता है कि आप इसको थोड़ा प्रयास करोगे तो ये दूसरे बच्चे तक भी पहुँचेगा और क्या पता इस बात को उनको समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ये ख़त्म हो जाता है, जो कि भाई काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगला चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।